Assalamu alaikum. I am Farhan Mir, founder and CEO of Sharia Wealth. Sharia Wealth is an initiative towards interest-free system. इस्लाम में सूद लेना और देना एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है और कुरान और हदीस में बहुत सारे मौकों पे सूद के खिलाफ बोला गया है। सूरह बकरा की आयत 275 से 279 में स्पेशली सूद को टारगेट किया गया और ऐसा कहा गया है कि जो शख्स सूद में इन्वॉल्व होता है वो अल्लाह और अल्लाह के खिलाफ जंग करने के बराबर है। एक मौके पर ऐसा भी कहा गया है कि अपनी माँ के साथ जीना करने के बराबर है। आपने अक्सर मौलाना लोग को तो देखा होगा कि वो मिंबर पे चढ़ जाते हैं और इंटरेस्ट और सूद के खिलाफ बयान देते हैं, बहुत सख्त बातें करते हैं एंड मिंबर से उतर जाते हैं। एक आम इंसान वो बातें सुनता है, काफी मोटिवेट हो जाता है और उसे लगता है हाँ यार सही बात है, ये इंटरेस्ट इतना बड़ा गुनाह है कि आज के बाद तो मैं कभी सूद लूंगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि भाई अपनी वो प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाता है, ऑफिस चले जाता है, अपने कलीग को देखता है कि पास उसके पास तो गाड़ी है, अपने रिलेटिव को देखता है उसके पास तो घर है और उस पर इतना प्रेशर होता है, वो ना लेना नहीं लेना चाहता इंटरेस्ट, पर उस पर इतना प्रेशर होता है ना कि भाई मेरे को लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही जिंदगी अब नहीं जीऊंगा तो कब जीऊंगा। और उसके चक्कर में जाता है, ईएमआई कराता है, घर और गाड़ी लेके आ जाता है और जो मौलाना ने जो बातें बताई थी 2-3 दिन पहले वो सब बातें उसके दिमाग से निकल जाती है। बातें तो बिल्कुल सही है, वो बयान भी सही है, बट मौलाना का प्रॉब्लम ये है ना कि मौलाना ने ना उन्हें सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है ना। प्रॉब्लम तो समझा ही क्या है कि इंटरेस्ट लेना देना सब गलत है, लेकिन जब उतरे तो उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया। उसके चक्कर में एक आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ना एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आए कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। और ये सॉल्यूशन है दोस्तों शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में ना शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ना मुझे बताते हैं फरहान भाई म्यूचुअल फंड के बारे में तो 5 साल से सुन रहा हूं मैं, 10 साल से सुन रहा हूं मैं, लेकिन आज तक ना पता ही नहीं था कि इस्लाम में चीजें जायज है कि नहीं है, इसलिए मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तो उन लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं, जो म्यूचुअल फंड है इस्लाम में वो जायज है। और इस वीडियो में ना शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। अब म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ गया तो अपन ये देखेंगे उसमें शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड क्या है, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद अभी तक जो है कौन से फंड्स ऐसे हैं जो शरिया कंप्लाइंट है उस पर अपन बात करेंगे। कुछ गोल्ड सिल्वर ईटीएफ भी हैं जो इस्लाम में जायज है, वो कौन से हैं क्या है उस पर अपन बात करेंगे। एक बड़ी पॉपुलर क्वेरी मेरे को आती है कि हम सेक्टोरल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, उस पर डिस्कशन करेंगे। एक निपॉन का शरिया ईटीएफ भी है, क्या वो अपने को जायज है कि नहीं, उस पर अपन बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ना जो म्यूचुअल फंड है शरिया कंप्लाइंट उनका ना कंप्लीट पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से उसमें सेक्टर्स हैं, किस तरीके से मार्केट कैप के हिसाब से इसमें एलोकेशन किया गया है, रिस्क क्या इन्वॉल्व आप सुनते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रिस्क क्या है वो अपन देखेंगे। और उसके बाद ना ये जो फंड्स है इनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जनरली पॉपुलर लोग क्वेश्चन आता है फौरन में अगर म्यूचुअल फंड बंद हो गया तो हमारे पैसे का क्या होगा, हमें कौन से ऐप से इन्वेस्ट करना चाहिए और जो ऐप से हम इन्वेस्ट करें अगर वो ऐप बंद हो जाता है तो क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना कि एफडी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में आज तक के कितना रिटर्न बना है, ठीक है, वो कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे। उसमें क्या रिस्क है वो भी हम लोग देखेंगे। अब जब आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो अपने पास कौन से मेथड है इन्वेस्टमेंट करने के, एसआईपी है, लमसम है, उस पर डिस्कशन करेंगे, कौन सा बेहतर है वो देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन कुछ है क्या कि म्यूचुअल फंड में कितना पैसा, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉक इन पीरियड क्या है वो देखेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि एसआईपी का जो पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं ना आपको सैंपल बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा ना कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद एक हम लोग समझेंगे कि अगर एक आप वेल टू डू हैं तो किस तरीके से आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। अब प्लानिंग में जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनको बच्चों की हज एजुकेशन करना है, शादी करना है, आपको हज को जाना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको घर लेना है, आपको रिटायरमेंट के बाद एक कॉर्पस चाहिए जिसके बाद आपको पेंशन मिले, ये किस तरीके से अचीव हो पाएगा वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है इन सब डिस्कशन में द प्रायोरिटी इज इट शुड बी इंटरेस्ट फ्री एंड इट शुड बी शरिया कंप्लाइंट, दैट इज द प्रायोरिटी। उसके बाद हमारा मिशन क्या है थ्रू शरिया वेल्थ के थ्रू हमारा क्या मिशन है वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इस पूरे इसमें कमाई किस तरीके से होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी रन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये कंप्लीट डिस्कशन मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ना टोटल क्लियरिटी आ जाएगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे ना वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन इतना वक्त तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपने समझना है कि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट, इसलिए हम लोग ना धीरे धीरे जाएंगे और पूरा बेस बना के चलेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है।
ठीक है, सिंपल सा बात है, किसी भी कंपनी को ना ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत है। अब पैसा लाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक के पास चले जाए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास चले जाए और वहां से लोन ले लें, बट फिर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये ना कि कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती हैं और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट में हम और आप जैसे लोग उसको परचेस करते हैं। तो इवेंचुअली हम और आप जैसों को शेयर्स मिलते हैं और कंपनी को पैसा मिलता है। कंपनी उस पैसे को यूज करके ग्रो करती है। तो कल को आप समझिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने सिंपली समझना है कि आप उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। जैसे अगर आपने डीमार्ट के शेयर परचेस किए तो यू आर बिकमिंग द पार्टनर ऑफ डीमार्ट। अगर आपने इन्फोसिस के शेयर परचेस किए तो यू आर बिकमिंग द पार्टनर ऑफ इन्फोसिस। तो कल को ये कंपनियां जितना ग्रो करेगी ना, उतना आप भी साथ में ग्रो करोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस कंपनी के मालिक का उस कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगा है, इसलिए बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। आपका थोड़ा पैसा लगा है, इसलिए आप थोड़ा पैसा बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ना कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। खुद से इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप क्या करोगे, आपको जो जो कंपनीज पसंद आती है, जैसे डीमार्ट पसंद आती है, आपने डीमार्ट का शेयर ले लिया। इन्फोसिस पसंद आता है, इन्फोसिस का शेयर ले लिया। और जो भी कंपनी पसंद आती है आपने शेयर ले लिया, आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया। दूसरे केस में क्या होता है, आप क्या बोलते हो कि भाई देखिए मेरा काम नहीं है, ना मेरी इसमें एक्सपर्टीज है, ना मेरी इसमें समझ है, ना नॉलेज है। आप क्या बोलते हो, फंड मैनेजर को पैसा देते हो। तो फंड मैनेजर अपना छोटा सा फीस काट के आपका जो भी पैसा उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जो भी रिटर्न बनता है वो आपको दे देता है। तो इवेंचुअली आपके पास भी एक पोर्टफोलियो है और एक फंड मैनेजर है उसके पास भी पोर्टफोलियो है। फर्क ये है कि पोर्टफोलियो आपने खुद ने बनाया है और म्यूचुअल फंड के केस में जो फोलियो है वो फंड मैनेजर बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फरहान भाई बेहतर क्या है। देखिए, मेरी इसमें क्लियर कट ओपिनियन है, मतलब कोई दो राय नहीं है, 100% आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, देखिए आप भी एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, फंड मैनेजर भी एक पोर्टफोलियो बना रहा है। आप जब पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो आप किसी के टिप पे बना रहे हो, किसी की रिकमेंडेशन पे बना रहे हो, कहीं से सुन के बना रहे हो। वेर जब फंड मैनेजर एक पोर्टफोलियो बना रहा है तो वो उसकी एक्सपर्टीज है, उसकी नॉलेज है, आईआईटी आईएम वाला बंदा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, पूरी टीम है। तो एक आम आदमी का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बीट कर पाएगा, इसका चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी ना आए दिन ना लोगों को ना खुद से पोर्टफोलियो बनाना रहता है। म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार जो जो स्टॉक में पिक करूंगा ना वो मल्टी बैगर बन जाएंगे। मल्टी बैगर मतलब बहुत ज्यादा जो रिटर्न देते हैं। देखिए मेरी बात समझिए कि जो कंपनी का मालिक है ना, उसको भी नहीं पता होता कि कंपनी मल्टी बैगर बनने वाली है। अगर कंपनी के मालिक को पता होता कि कंपनी मल्टी बैगर बनने वाली है, बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाली है, तो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं करता। सीधा बैंक या किसी इंस्टीट्यूट के पास जाता, लोन लेता और अपने बिजनेस को ग्रो करता। लेकिन जब एक आम इंसान पोर्टफोलियो बनाता है तो उसको लगता है नहीं यार ये कंपनी मल्टी बैगर बनने वाली है। हालांकि आप समझिए कि अगर आपको पता है कि यार चलो जैसे एनर्जी सेक्टर, सोलर हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सेक्टर आगे जाए कि उसमें मल्टी बैगर बन सकते हैं, तो क्या लगता है आपको फंड मैनेजर कोई चीज नहीं पता होगी? उससे आपसे ज्यादा तो नॉलेज और समझ उसको है ना, तो वो उसको भी तो पता है। तो उस हिसाब से वो लोग भी अच्छे अच्छे स्टॉक ही पिक करते हैं। और एक आम इंसान, आज मैं एग्जांपल देता हूं आपको ना, इतने सारे इन्वेस्टर दिखेंगे जिनके पोर्टफोलियो में आपको वोडाफोन आइडिया दिखेगा, यस बैंक दिखेगा, है ना, जो कि आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। लेकिन आपको एक भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं दिखेंगे। क्यों? हालांकि एक टाइम ऐसा था जब लोगों ने, फंड मैनेजर ने भी ये स्टॉक लिए एंड आम लोगों ने भी एक स्टॉक लिए, लेकिन जैसे फंड मैनेजर को पता चला ना ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे, उसने अपने एग्जिट कर लिया। बट एक आम आदमी उसको होल्ड करता जा रहा है एंड इनफैक्ट अभी भी नया लेता जा रहा है, इस उम्मीद में कि भाई ये जो स्टॉक है जो 100 से गिर के 90 हो चुका है, 90 से बोले वापस से 100 हो जाएगा। अगर किसी स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि 100 से 90 हुआ ना, तो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि 90 से एक भी होएगा। बट एक आम आदमी चीज समझता नहीं है ना, उसे लगता है जो मिलूंगा। और फिर दूसरा क्या, लोगों ने ना कहानियां सुनी रहती हैं बहुत सारी, जैसे विप्रो। विप्रो का स्टॉक अगर आपने उसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो बोले 800 करोड़ बने होते। ठीक है, लेकिन कोई ये दोस्तों कहानी नहीं बताता कि सन 2000 से लेकर 2025 तक 25 सालों में विप्रो के स्टॉक ने कोई भी खास रिटर्न नहीं दिया है। आज भी प्राइस 300 400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। फिर बोलेगा कोई, हाँ फरहान भाई इस दौरान पे स्प्लिट मिला है, बोनस मिला है। मानता हूं भाई स्प्लिट मिला है, बोनस मिला है, बट उसके लिए हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो पैसा विप्रो में आया या विप्रो में बना, वो 1990 से 2000 में बना। 2000 के बाद तो 20-25 सालों से विप्रो का शेयर तो ऑलमोस्ट फ्लैट है ना। तो ये कहानी आपसे सुन ली, और ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे डीएचएफएल हो गया, है ना, और पीसी ज्वेलर्स हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो जीरो हो गए। उसकी कहानियां भी तो है, लेकिन वो लोग अनदेखा कर लेते हैं और उनको लगता है जो स्टॉक में लूंगा वही स्टॉक मल्टीबैगर होगा। ऐसा होता नहीं है। आप पोर्टफोलियो बनाते हो, बहुत सारे स्टॉक उसमें बढ़ते हैं, बहुत सारे गिरते हैं, एंड इवेंचुअली जब आप बास्केट देखोगे ना, तो आप पाओगे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, बिकॉज
वो लोग भी तो पोर्टफोलियो बना रहे, वो भी तो समझ रहे, और वो लोग को भी तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर एक आम आदमी पोर्टफोलियो बना के उनसे ज्यादा रिटर्न लेगा तो उनके पास कौन आएगा, है ना। तो वो लोग भी पोर्टफोलियो बना के उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आप लोगों से अच्छा बनाएंगे, इसकी मेरे को पूरी उम्मीद है। और उम्मीद मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इतने सालों से लगाऊं और रोज लोगों से बात करता हूं, तो प्रैक्टिकल ये चीज बता रहा हूं। और उसके बाद समझिए ना, एक अच्छा स्टॉक होना और एक अच्छी कंपनी होना, इसमें बहुत फर्क है। अगर मैं आपको बताऊं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक स्टॉक बताओ जो आपको बहुत पसंद है, तो आप बोलोगे डीमार्ट। क्यों? पूरे डीमार्ट में फरहान भाई इतनी गर्दी रहती है, डीमार्ट का शेयर तो बहुत अच्छा होगा, है ना। हकीकत यह है कि पिछले 4-5 सालों में डीमार्ट के शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, और इसी दौरान पे ना कई स्टॉक कई गुना हो गए। इंडिया की बिगेस्ट बुल मार्केट 2003 से लेकर 2008 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि अब मार्केट में ना बहुत सारी चीजें रहती है, वैल्यूएशन का गेम रहता है, सेंटीमेंट का गेम रहता है, और बहुत सारी चीजें रहती है। तो जो अच्छा स्टॉक दिखता है, जरूरी नहीं अच्छा, जो अच्छी कंपनी दिखती है जरूरी नहीं अच्छा स्टॉक भी हो। मैं आपके साथ ना एक किस्सा शेयर करता हूँ, रिलायंस और सन फार्मा का केस स्टडी, इन्वेस्टर लोगों के साथ क्या हुआ था। ठीक है, 2007 से लेकर 2017 तक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट 2007 से लेकर 2017 तक रिलायंस का शेयर उसी रेंज में 300-400 में घूम रहा है, बढ़ने को तैयारी नहीं है। और इसी दौरान पे सन फार्मा का शेयर 100 से 1200 हो गया। वो एक इन्वेस्टर रिलायंस को लेकर बैठा है, सेक रहा है, वो तो चल नहीं रहा है, और सामने देख रहा है कि सन फार्मा चले जा रहा है, 100 का 1200 हो गया। 2018-19 में वो इन्वेस्टर परेशान हो गया, अरे यार ये रिलायंस तो फालतू कंपनी है, अपन इसको बेच देते हैं 18-19 में। और बेस्ट कंपनी कौन सी बोले, सन फार्मा। ठीक है, वो अपन खरीद लेते हैं। तो जहां पे उस इन्वेस्टर ने रिलायंस को बेचा, वहीं पे रिलायंस की बॉटम लग गई, और जहां पे उसने सन फार्मा को खरीदा, वहीं पे सन फार्मा का टॉप लग गया। 2019 के बाद 4-5 सालों में 500 का रिलायंस 2500 हो गया। ठीक है, और 1200 का, जहां उसने 1200 का सन फार्मा था, 300 का लो लगा के आज भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। मतलब बेचारा पहले रिलायंस लेके पछताया, बाद में सन फार्मा लेके पछताया। तो ये स्टोरी से समझ आता है ना दोस्तों, कि एक अच्छी कंपनी होना, एक अच्छा स्टॉक होना बहुत फर्क है। प्लस देखिए, अगर आपको 2-5 लाख का छोटा मोटा पोर्टफोलियो बनाना है, तब तो ठीक है यार, मतलब कर लो अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ बड़ा करना है, तो भाई वो केस में प्रॉपर अगर एक सिस्टम के साथ चलोगे तो बेहतर है। क्योंकि सीन क्या होगा, जब आप पोर्टफोलियो होल्ड करोगे ना, तो आपके पोर्टफोलियो में ना कुछ स्टॉक बहुत ज्यादा चल जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। अब जब आपको पैसा डालना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार बढ़ते हुए में डालूं कि गिरते हुए में से डालूं। अगर आपको पैसा चाहिए, तो बढ़ते हुए में से निकालूं कि गिरते हुए में से निकालूं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ये इतना आसान काम नहीं है भाई। और आपके वक्त की भी एक कीमत है ना, कि जिंदगी भर अपने को यही काम करना है। आज आप नए हो, जोश में हो, तो आपको मजा आ रहा है कि यार पैसा, मैं कुछ कर रहा हूं तो पैसा बन रहा है। लेकिन यार लाइफ में जैसे धीरे धीरे आगे जाओगे ना, ये सब चीजों से इंटरेस्ट लूज करते जाओगे, और वो टाइम पे चाहोगे कि सुकून रहे जिंदगी में, ताकि आसानी से पोर्टफोलियो बढ़े। फिर भी ना लोगों को ना डायरेक्ट स्टॉक में करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि बोले हम जो स्टॉक लेंगे वो 2-2, 5-5 गुना बढ़ेंगे। लेकिन बोले म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं पढ़ते। तो भाई जो स्टॉक 2-2, 5-5 गुना बढ़ रहे हैं ना, जब मार्केट गिरेगी ना, तो गिरते भी 70-80-90% तक है ना। तो देखो सिंपल है, उसमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, किक मिलती है, मजा आता है, ईगो सेटिस्फाई होता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं, बड़ा बोरिंग सा जर्नी है, बस पैसा डाल रहे हो, हर साल हर महीना डाल रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, पैसा ग्रो हो रहा है। तो भैया लेकिन एक आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर लो, मजे लेना है कि पैसा बनाना है ना। अगर आपको मजे लेना है तो आप करो उछल कूद, लो स्टॉक, बेचो स्टॉक, और करो पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आपको सही से पैसा बनाना है, तो म्यूचुअल फंड को दे दो, फंड मैनेजर है, अच्छे से टेक केयर करेगा, और पैसा आपका सुकून से आसानी से ग्रो होगा। प्लस टैक्सेशन का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, और भी बहुत सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं। प्लस आपको म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट्स हैं, ये वीडियो में आप इसको चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसमें हमें और बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझा सकता। बट ये दोनों वीडियोस आप चेकआउट करोगे तो आपको इस पे पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कि मान लेते हैं आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, और आप प्लेन में बैठ रहे हो। तो प्लेन में जो पायलट होता है ना, वो फंड मैनेजर होता है। पायलट के बाजू में को पायलट होता है। को पायलट हम जैसे एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो पायलट से कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। और आप कौन हो, आप भाई वो यात्री हो जो पीछे सुकून से बैठा है आपका। ठीक है, फॉर 95% ऑफ द पीपल दिस विल मेक सेंस, भाई सुकून से बैठे हो, टिकट निकाले, जाके अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, काम खत्म। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं ना, वो क्या बोलेंगे, मतलब मैं आज तेरा भाई प्लेन चलाएगा। मतलब वो बोले मैं खुद प्लेन चलाऊंगा। तो ठीक है, मतलब अगर आता है प्लेन चलाना तो ठीक है,
हाँ, बट फॉर 5% ऑफ द पीपल दैट इज फाइन. सो फॉर 5% ऑफ द पीपल डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज ओके, बट फॉर 95% ऑफ द पीपल म्यूचुअल फंड मेक सेंस. वहां पे पैसा लगाइए, सुकून से आपका पैसा बढ़ेगा. आपका पूरा फोकस इस पे कीजिए कि किस तरीके से मैं अपनी जॉब में अच्छा कर पाऊं, अपने बिजनेस में अच्छा कर पाऊं. क्योंकि जो छोटा सा फीस जो फंड मैनेजर लेगा आपसे अपनी मैनेज करने का, आप अगर यहाँ पे अच्छे से फोकस करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा कमाओगे और उसको यहाँ लगाओगे तो कहीं ज्यादा पैसा बनेगा. टीवी पे दोस्तों आए दिन ना ऐड आती रहती है, म्यूचुअल फंड चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए. आज अगर इंडिया में आप देखो ना, 2500 से ऊपर स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की जो कि सही है, अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो. लेकिन अगर आप मुस्लिम हो ना, तो सिर्फ 3 स्कीम ऐसी है ना जो सही है, जो इस्लाम के हिसाब से शरिया कंप्लाइंट है. मतलब म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट है. देखिए, आप ये तो समझ चुके हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है. म्यूचुअल फंड मतलब उसमें ना बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं. अब शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? वो होते हैं ना जिसके अंदर जो कंपनीज हैं वो इस्लाम के हिसाब से अगर जायज हैं, पूरी कंपनीज, तो वो म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट होते हैं. ठीक है. अब शरिया कंप्लाइंट होने के किसी भी कंपनी का क्राइटेरिया क्या है? देखो, दो मेजर क्राइटेरिया है यहाँ पे. सबसे पहले तो जो कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो जायज होना चाहिए. मतलब ऐसी जो कंपनी का बिजनेस अगर इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, जैसे बैंक्स वगैरह, उनको तो आप हटा दो. ठीक है. उसके बाद अल्कोहल हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, टोबैको हो गया, इनको भी हटा लो आप. गेमिंग हो गया, स्पेकुलेशन हो गया. तो इस टाइप का जो अगर कंपनी का अगर बिजनेस ही हराम है, तो वो तो आप कैटेगरी हटा लो. इसके अलावा ना एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी आता है. मतलब कंपनी पे ना, भले कंपनी का बिजनेस जायज हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी पे ना बहुत ज्यादा कर्जा होता है. अब बहुत ज्यादा कर्जा है तो कंपनी इंटरेस्ट देती है, अलाउड नहीं है. कभी कभी क्या होता है, कंपनी का बिजनेस जायज है, कंपनी ने बहुत सारा उधार दिया रहता है, उधार दिया तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी जायज नहीं है. तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं. अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करो ना, तो वर्ल्ड में ना आईओएफई चलता है. आईओएफई ना सेट किया हुआ है, अपना स्टैंडर्ड, अपना क्राइटेरिया को सेट किया हुआ है, जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है. ठीक है. स्पेशली गल्फ की मार्केट ना ये क्राइटेरिया फॉलो करती है. अब उनके क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी कंपनी के शरिया कंप्लाइंट होने का क्या क्राइटेरिया है? डेट टू टोटल एसेट, मतलब कर्जा उनके टोटल एसेट का शुड बी लेस देन 33%. कैश प्लस रिसीवेबल्स, मतलब जो पैसा उनसे आना है, दैट शुड बी लेस देन 50%. एंड नॉन परमिसिबल इनकम, नॉन परमिसिबल इनकम मतलब अगर किसी कंपनी ने किसी को कर्जा दिया है तो वहां से उनको इंटरेस्ट आता है, ये जो इंटरेस्ट है ना, इट शुड बी लेस देन 5%. मतलब अगर मान लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपए है, अब 100 में से 5 रुपया अगर उनको गलत तरीके से आता है ना, इंटरेस्ट से अगर आता है, 5 रुपए से ज्यादा आता है इंटरेस्ट से, तो उस कंपनी को खारिज किया जाता है. तो आईओएफई के हिसाब से ऐसी कंपनी जो एक क्राइटेरिया को फॉलो करती है, दैट आर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज. ठीक है. अब आप बोलोगे आइडियल शरिया कंप्लाइंट क्या है? आइडियल शरिया कंप्लाइंट ये कि भाई कर्ज, मतलब उनपे डेट तो जीरो होना चाहिए, कर्जा तो जीरो होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम जो उनको आ रही है वो भी जीरो होना चाहिए. आइडियल तो क्राइटेरिया ये है ना. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, कुछ वहां पे ना एक्सेप्शन देने पड़ते हैं. ठीक है. और इसके लिए उलमाओं ने ये सब क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं. तो आईओएफई जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे है, उसने ये क्राइटेरिया डिसाइड किए. इंडिया में अगर आप बात करो ना, तो इंडिया में ना ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है. ठीक है. इंडिया में थोड़ा क्राइटेरिया को मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गल्फ मार्केट और हमारी मार्केट में फर्क है. यहाँ पे टोटल डेट टू एसेट शुड बी लेस देन 25% एंड नॉन परमिसिबल इनकम शुड बी लेस देन 4%, स्लाइटली डिफरेंट. अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप देखो ना, इंडिया में दो ये बने हुए इंडाइसेस बने हुए हैं. एक एनएससी 500 शरिया इंडेक्स है, एक बीएससी 500 शरिया इंडेक्स है. ठीक है. तो अब इनको बनाया तो एनएससी बीएससी ने, लेकिन इनको सर्टिफाई किसने किया है? इनको सर्टिफाई किया एनएससी 500 शरिया इंडेक्स को तासीस ने सर्टिफाई किया है, एंड बीएससी 500 शरिया इंडेक्स को शरिया कैप एडवाइजर ने सर्टिफाई किया है. ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको सर्टिफाई किया है. ठीक है. और ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनमें ना काफी काबिल एतमाद लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है. जैसे अगर मैं तासीस की बात करूं, तो तासीस के जो वन ऑफ द मेन मेंबर है वो मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब है, जो इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है. तो इतनी बड़ी हस्तियों ने ये जो एनएससी 500 शरिया इंडेक्स और बीएससी 500 शरिया इंडेक्स को सर्टिफाई किया है, और ये क्राइटेरिया को ये लोग ने अप्रूव किया है. अगर शरिया कंप्लाइंट फंड की बात करें ना, तो 3 फंड ऐसे हैं जो शरिया कंप्लाइंट है और बाकायदा सर्टिफाइड है. टाटा एथिकल फंड फर्स्ट फंड है जो 1996 में लॉन्च हुआ था. उसके बाद टॉरस एथिकल फंड 2009 में लॉन्च हुआ था. मतलब टाटा एथिकल फंड को करीब करीब 30 साल हो गए. टॉरस एथिकल फंड भी 15-16 साल से लॉन्च हुआ है. एंड क्वांटम एथिकल फंड ये तो रिलेटिवली नया है, दिसंबर 2024, मतलब इसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो ये तीनों फंड है. एंड ये जो 3 फंड है बाकायदा सर्टिफाइड है. टाटा एथिकल फंड को तासीस ने सर्टिफाई किया है. तासीस, जिसको अभी मैंने जब आपको बताया, जिसने एनएससी 500 शरिया इंडेक्स को सर्टिफाई किया हुआ है. एंड टॉरस एथिकल फंड एंड क्वांटम एथिकल फंड को शरिया कैप एडवाइजर लोगों ने सर्टिफाई किया हुआ है. बाकायदा उनकी वेबसाइट्स पे आप इस सर्टिफिकेट्स भी देखेंगे. अब अगर इनकी रिटर्न की बात करें, तो सिंस इंसेप्शन टाटा एथिकल फंड का जो रिटर्न है आप देख सकते हो, अराउंड 15% के आसपास है, 15.32.
ये कब से? 30 सालों से। एंड टॉरस एथिकल फंड का जो रिटर्न है 16.54% के आसपास रिटर्न है। एंड क्वांटम एथिकल फंड का इसलिए नहीं दिया है क्योंकि फंड रिलेटिवली नया है। अब इस पूरे डिस्कशन में आपको एक चीज ये याद रखनी है ना, ये वाली, अगर पिछले एक साल का आप रिटर्न देखो तो टाटा एथिकल फंड ने निगेटिव -10 पॉइंट समथिंग, 10% डाउन पोर्टफोलियो, एंड टॉरस एथिकल फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को वक्त दोगे, आप देख सकते हो कि अगर आपने 3 साल में टाइम दिया है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न्स आर पॉजिटिव। 5 साल में आपने टाइम दिया है तो भी रिटर्न्स आर पॉजिटिव, एंड सिंस एसेंशियल द रिटर्न्स आर पॉजिटिव। इस पॉइंट पे दोस्तों जो रिस्क क्या है वाला पॉइंट है ना अपना, उसमें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझो कि ये 3 फंड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ भी अलाउड है, वो यहाँ पे देखिए, दीज आर द इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब टाटा एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड, ये लोग सिर्फ जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। इसके अलावा कुछ गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ भी है जो अपने को अलाउड है, जिसमें एक आपको निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ दिख रहा है यहाँ पे, इसके रिटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको 3 ही साल बाद, इसलिए आगे का डेटा अवेलेबल नहीं है। निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड का आप यहाँ पे डिटेल में डेटा देख सकते हो, रिटर्न देख सकते हो। तो एक निप्पॉन है, एक टाटा है, निप्पॉन एंड टाटा का आपको दिया हुआ है। इसके अलावा भी ऐसे हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर के जो ईटीएफ है वो शरिया कंप्लाइंट है। लेकिन सीन ऐसा है ना कि आप समझो ना कि अब जैसे अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो, तब तो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि भाई कौन से फंड में इन्वेस्ट करूंगा, किस रेशो में इन्वेस्ट करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। एंड गोइंग एट एवरी एएमसी विल कम आउट विद एथिकल फंड, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पता है यार, कोई भी अगर जैसे कोई अगर गोल्ड का ईटीएफ है तो ऑब्वियस ही बात है गोल्ड का ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, तो गोल्ड के रिटर्न के हिसाब से रहेगा, मतलब सबके रिटर्न यहाँ पे सेम ही रहने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दिया है। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो कोई और भी देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। और ये शरिया कंप्लाइंट है, ये किसने बोला है? अगेन तासीस ने बोला हुआ है कि ये जो फंड्स है ये शरिया कंप्लाइंट है। अब इसमें एक्चुअली सिर्फ एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, ये देखो, ये जो सिल्वर है ना, ये थोड़ा सा इसने ओवर हो चुका है वैल्यू। एक्चुअली सीन क्या हो रहा है कि ये जो सिल्वर के ईटीएफ है ना 10-20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए इनका क्राइटेरिया क्या होता है, अगर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के पैसा आया तो इनको एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर बाय करना पड़ता है। अब इनका इतना पैसा आ रहा है और उतना फिजिकल सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है ना, इसके लिए जो ईटीएफ है ये 10-20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू थोड़ी आपको ज्यादा दिख रही है। अगर आप नॉर्मल इसको पकड़ो ना तो करीब गोल्ड और सिल्वर ने एक साल में सेम ही रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अब आज के दौर में ना मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आता है ना कि आपने गोल्ड सिल्वर ईटीएफ लेना है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। देखिए अगर आप एक साल पहले करते, ठीक है, एक साल पहले में 60% रिटर्न बन चुका है, मतलब गोल्ड 60-70 हजार के आसपास था, 1,20,000 के आसपास है। तो अगर आप एक साल पहले गोल्ड में डालते तब तो यहां पे समझ में आती है बात, ठीक है। एक साल पहले अगर आप सिल्वर में डालते तो समझ में आती है बात। लेकिन जब इतना बढ़ चुका है तो उसके बाद अगर आपको डालना है तो भैया फिर आपको सोच समझ के डालना पड़ेगा। क्योंकि सीन क्या होता है पता है, देखो एक इन्वेस्टर किसी भी एसेट क्लास में, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट में, वो एंट्री तभी करता है ना जब उसमें बहुत ज्यादा हवा हो चुकी होती है, हर जगह उसकी बातें होती हैं, ठीक है, तब वो इन्वेस्ट करता है। और वही टाइम होता है ना वो एसेट क्लास का एक टॉप लगने का चांसेस होता है, ठीक है। अब आज इक्विटी म्यूचुअल फंड में किसी को पैसा नहीं डालना, क्यों? क्योंकि बोले पिछले एक साल में, एक साल से इन्वेस्ट कर रहा, बोले मेरा रिटर्न निगेटिव है। तो यही तो टाइम होता है। ये देखो ये जो रिटर्न आपको कब दिख रहा है पता है? सितंबर 2024 से सितंबर 2025, ठीक है। ये उसके पहले क्या होता है मैं आपको बताऊं, सितंबर 2023 से सितंबर 2024, वो एक साल में आपका टाटा एथिकल फंड का कुछ 36-37% रिटर्न था एक साल का, एंड टॉरस का 45% के आसपास था। और इन्वेस्टर लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया और पिछले एक सालों में रिटर्न ही हो गया, ठीक है। तो बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई गोल्ड और सिल्वर ज्यादा ओवर हाइप्ड हो चुके हैं, इसलिए अगर आपको गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आपको एसआईपी रूट से करना चाहिए। बहुत बड़ा लमसम डालने से आप बचिए, एसआईपी रूट से आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपका होराइजन काफी हद तक लंबा है तो आपको ये फंड चूज करना चाहिए। और लॉन्ग रन में मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए अगर आप 10-15 साल बाद आओगे और देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू आउट परफॉर्म गोल्ड एंड सिल्वर फंड बाय ह्यूज मार्जिन, ठीक है। अब बोलोगे सर 1-2 साल में क्या होगा, नहीं मालूम, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर का जो डिमांड चल रहा है ना, उतना सप्लाई नहीं अवेलेबल है, तो प्राइस तो बढ़नी ही है, ठीक है। तो 1-2 साल में क्या होगा ये बोलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखोगे ना तो बिल्कुल चांसेस है ये। क्योंकि देखो सिंपल बात है, एक बिजनेस ना बिजनेस ही होता है। अगर अंबानी को लगता ना कि भाई बिजनेस से अच्छा गोल्ड है तो पूरा अपना बिजनेस बंद कर देगा और चुपचाप गोल्ड खरीद लेगा, ठीक है। तो बिजनेस के रिटर्न हमेशा गोल्ड और रियल एस्टेट को आउट परफॉर्म करने ही वाले हैं, बट शॉर्ट टर्म में बोल नहीं सकते क्या होगा। इसके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए,
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग करके आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, किसमें कितना एलोकेशन करना चाहिए, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पे सब पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ना, क्या हमें सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए आज सुबह ही मुझे क्वेश्चन आया था कि फरहान भाई आईसीआईसीआई का एक टेक्नोलॉजी फंड है, उसके अंदर मैंने चेक किया कि पूरी कंपनी शरिया कंप्लाइंट है, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए सेक्टोरल फंड का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया या फार्मा एज सेक्टर हो गया, तो करना चाहिए कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया किसी भी फंड के शरिया कंप्लाइंट होने का दो क्राइटेरिया होता है, एक ये होता है कि उसका बिजनेस जायज होना चाहिए और दूसरा ना फाइनेंशियल रेशो वाला भी क्राइटेरिया होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ भारतीय एयरटेल, अभी रिसेंट में तो मैंने चेक नहीं किया, बट भारतीय एयरटेल कुछ टाइम पहले तक, अभी का नहीं पता, नॉन शरिया कंप्लाइंट था। हालांकि अब भारतीय एयरटेल तो देखा जाए तो उसका ये सब कुछ सही है, एक्टिविटी तो सही है एयरटेल का, है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि उस पर कर्जा बहुत ज्यादा था, इसके लिए वो इंटरेस्ट देता था, इस वजह से वो नॉन शरिया कंप्लाइंट था। तो टेक्नोलॉजी फंड या सेक्टर फंड में भले ही आपको आज दिख रहा है कि पूरी कंपनी जायज है, लेकिन उनके पास कोई क्लेम नहीं है। कल को हो सकता है कि किसी कंपनी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से हो सकता है नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाए, बट दे विल स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग बिकॉज उनके पास तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए सेक्टोरल फंड और जो सेक्टोरल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट शरिया कंप्लाइंट। प्लस अगर आप देखो ना कि सेक्टोरल फंड में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि अगर पिछले एक सालों में आप देखो तो जो आईटी का फंड है दैट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 25%। आईटी इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 25% लास्ट 1 ईयर में। और उसके पहले एक साल में अगर आप देखो ना, आईटी इंडेक्स वाज हीरो, एक साल में 50-60% ऊपर था। अगेन वही बात है, जब बढ़ता है तब तो इन्वेस्टर लोग लगाते नहीं, जब म्यूचुअल फंड ने 50-60% रिटर्न दिया, लोग टेक्नोलॉजी फंड में चले गए और फिर वहां से पिछले एक सालों में रिटर्न निगेटिव है। तो जो सेक्टर होते हैं, है ना, इनका ना अलग हिसाब किताब चलता है भाई, चलते तो सब चलते हैं और जब रुकते तो सालों तक नहीं चलते हैं। 2015 से 2020 तक फार्मा सेक्टर फ्लैट था, कोविड के बाद उस पर बूम आ गया। इसके लिए सेक्टोरल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और वो शरिया कंप्लाइंट भी नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर के स्टॉक्स हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइटेरिया की वजह से वो लोग नॉन शरिया कंप्लाइंट हो, इसलिए सेक्टोरल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। देखिए पहले तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। ईटीएफ का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी 50 का बात करो तो निफ्टी 50 में कितना 50 कंपनी है, तो अगर कोई ईटीएफ निफ्टी 50 का है तो वो पूरे निफ्टी 50 के 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। कोई ईटीएफ बैंक निफ्टी का है मान लेते हैं, तो वो पूरे बैंक निफ्टी के कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। कोई ईटीएफ मिड कैप का है तो पूरे मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वैसे ही अगर मैं इसकी बात बोलूं, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 शरिया, तो जो जो शरिया इंडेक्स है उसके जो स्टॉक्स है ना उसके अंदर ये ईटीएफ इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब दो मसले आते हैं, अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखो पहला तो ये बात तो सही है कि वो ईटीएफ जो इन्वेस्ट कर रहा है वो सब शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, बट प्रॉब्लम है कि ओवरऑल इस ईटीएफ के पास कोई शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट नहीं है। पहला मसला तो ये है, इसलिए लेकिन चांसेस है कि शरिया कंप्लाइंट होगा, बट चांसेस के हिसाब से थोड़ी ना काम करेंगे, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है ना कि आप समझिए कि पूरी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड उसमें से ना बेस्ट कंपनी चूज करता है। ठीक है, तो चांसेस ये है कि ईटीएफ को जो अपना जो एथिकल म्यूचुअल फंड्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये तो ओवरऑल जनरल है, उसमें से जो फंड मैनेजर है वो बेस्ट कंपनीज को चूज करता है। अब इसके पॉपुलर होने का रीजन क्या पता है, कि जो सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे ऐसा चलता है ईटीएफ लो, क्योंकि ईटीएफ में बोले एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, खर्चे कम रहते हैं। ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड मत लो, म्यूचुअल फंड में खर्चे ज्यादा होते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो क्या अपन आगे चल के बात करेंगे, बट मोटा मोटा खर्चे से मत लो। ठीक है, फीस कम लगती है बोले ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में ज्यादा लगती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ईटीएफ फीस कम ले रहा है और आपको 12% रिटर्न दे रहा है, म्यूचुअल फंड फीस ज्यादा ले रहा है और आपको 14% रिटर्न दे रहा है, आपको क्या लेना चाहिए। हमारे को तो हमारे रिटर्न से मैटर है ना, उनकी फीस से थोड़ी ना मैटर है अपने को। वो ज्यादा कम फीस लेके रिटर्न कम देगा तो क्या मतलब है। सो गोइंग एट, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, गोइंग एट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ है इसको जो म्यूचुअल फंड्स है ये लोग आउट परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ये पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है और जो म्यूचुअल फंड है उसमें से बेस्ट स्टॉक को इन्वेस्ट कर रहा है। अब हम लोग ना टाटा एथिकल फंड, टॉरस एथिकल फंड एंड क्वांटम एथिकल फंड का कंप्लीट पोर्टफोलियो यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं टाटा एथिकल फंड की बात करूं तो अभी इसका जो टोटल एयूएम है वो 3600 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब टोटल जो टाटा एथिकल फंड मैनेज करता है वो 3600 करोड़ के आसपास है। अगर इसका आप बेंचमार्क देखेंगे तो निफ्टी 500 शरिया ट्राई है।
ठीक है, और आप उसमें कंपनी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में इनकी होल्डिंग है, इन्फोसिस, टीसीएस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड सो ऑन। यू कैन सी द लिस्ट, फुल लिस्ट। इन्फोसिस का सबसे ज्यादा इसमें मेजर वेटेज है 6.53 का, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टीसीएस है एंड एचयूएल है एंड सो ऑन। एंड इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे कंपनीज का पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हो। अब इसमें अगर टोटल बोले तो 63 स्टॉक्स ये लोग अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। टॉप 5 स्टॉक का अगर परसेंटेज देखो तो 22% के आसपास है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप खुद भी पोर्टफोलियो बना रहे हो तो कुछ इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाओगे आप। ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को इससे कंपेयर करो और देखिए आपको कौन सा पोर्टफोलियो बेटर लगता है, और उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें अगर सेक्टोरल में बोलूं तो आईटी का सबसे ज्यादा मेजर वेटेज है इनका, एंड आईटी का वेटेज है 22.20। उसके बाद हेल्थ केयर आता है, उसके बाद एफएमसीजी आता है, उसके बाद केमिकल आता है। एंड पिछले अगर कुछ टाइम से देखोगे तो टाटा एथिकल फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसका मेजर रीजन भी यही है कि उनका ज्यादा फोकस आईटी पे है, और आईटी के स्टॉक पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो थोड़ा सा पोर्टफोलियो इनका इफेक्ट हुआ है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से आप देखें तो लार्ज कैप में इनमें 43 है, मिड कैप में 29 है एंड स्मॉल कैप में 18 है। इसका मतलब लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि बड़ी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें उसमें कैसा रिस्क कम होता है, नीचे जाने का चांसेस कम होता है, लेकिन वो रिटर्न भी उतने ज्यादा नहीं देते। तो बेसिकली लार्ज कैप ना आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। स्मॉल कैप मतलब एकदम धुरंधर प्लेयर, चलिए तो चांद तक नहीं तो रात तक, इस टाइप के, ज्यादा रिटर्न एंड ज्यादा रिस्क। एंड जो मिड कैप होते हैं वो बेसिकली आपका मीडियम होते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और ये जो फंड मैनेजर है बहुत एक्सपीरियंस है, इतने सालों से काम कर रहे हैं आईआईटी आईएम वाले, तो किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब हम जो एक आम आदमी पोर्टफोलियो बनाता है ना, उसमें क्या होता है भाई, 100% स्मॉल कैप, बोले सब धनाधन भागते हैं। और जब मार्केट गिरेगी ना, क्यों बोले बोले म्यूचुअल फंड ना ऐसा 2 गुना 5 गुना नहीं होता है, स्टॉक बोले 2 गुना 5 गुना हो जाते हैं। लेकिन जब गिरते हैं ना तो गिरते भी वैसे ही है, 80-80 90-90% गिर जाते हैं स्टॉक, है ना। तो पैसा बनाना एक अलग ट्रिक है, अगर आप खुद का पोर्टफोलियो खुद बनाना भी चाहते हैं तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से चीजों को बैलेंस किया जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अब वैसे ही अगर नेक्स्ट पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो आप अभी ये अपने सामने है टॉरस एथिकल फंड का पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इसने बीएससी 500 शरिया को अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है। अगेन यू कैन सी द कंपनीज दैट दे आर होल्डिंग। द टॉप होल्डिंग इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन दे हैव इन्फोसिस, टीसीएस, पॉलीकैब, कोलगेट एंड सो ऑन, मैरिको, ओएनजीसी एंड सो ऑन। दीज आर द कंपनीज जो लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, अब अगेन इनमें भी का जो मेन फोकस है वो आईटी है, लेकिन जैसे टाटा एथिकल में आईटी 20% था, यहाँ पे उतना नहीं है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, एंड सो ऑन, यू कैन सी द एक्सपोजर, ये एलोकेशन। और यहाँ पे आप देखो मार्केट कैप के हिसाब से 46% लार्ज कैप, 36% मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इस तरीके से इनका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसमें अगर आप देखो ना तो ये इनका एयूएम 334 करोड़ के आसपास है, मतलब टाटा एथिकल फंड इज 10 टाइम्स बड़ा देन टॉरस एथिकल फंड। ठीक है, और जो तीसरा फंड है क्वांटम एथिकल फंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके पास कौन सी कंपनीज है, मैरिको, टीवीएस मोटर, कैस्ट्रॉल, परसिस्टेंट सिस्टम एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पे सेक्टर की बात करें ना तो इनका जो मेजर फोकस है वो ऑटोमोबाइल पे। पिछले 1 सालों से जब से फंड लॉन्च हुआ है अच्छा कर रहा है, टाटा टोरस को इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ऑटोमोबाइल में ज्यादा एक्सपोजर लिया है, एंड ऑटोमोबाइल फिलहाल थोड़ा फॉर्म में चल रहा है, और जीएसटी की वजह से और फॉर्म में चल रहा है, तो इसमें थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है। इसकी वजह से आप देख क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देख सकते हो, एंड दीज आर द स्टॉक्स इन क्वांटम एथिकल फंड पोर्टफोलियो। एक मैंने छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे घर के सामने एक छोटी सी ना एक किराना दुकान है, वहां पे एक लड़का काम करता है, वो उसकी खुद की दुकान है। और वो दुकान इतनी है ना, मतलब इतनी है, मतलब उसके अंदर अगर मैं चला जाऊँ तो शायद बाहर भी ना पाऊं, है ना, अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, छोटी सी दुकान है। तो वो ना हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, फरहान भाई कोई शेयर बताओ, फरहान भाई कोई शेयर बताओ। आजकल तो भाई मैंने शेयर बताना ही छोड़ दिया है, क्योंकि भाई मार्केट में कुछ भी होता है, कोई शेयर कभी भी गिरता है, कितना भी गिरता है, फिर रिकवर करेगा नहीं करेगा, बट वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहता था। तो मैंने बोला भाई तेरे को क्या समझ आता है, तो उसने बोला डीमार्ट समझ आता है। तो मैंने बोला भाई तेरे को क्यों, मतलब, तो वो बोलता है यार फरहान में मेरी इतनी छोटी सी दुकान है, मैं इतना अच्छा कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है डीमार्ट अच्छा करता होगा। बोला हाँ बिल्कुल अच्छा करता है, तो ले लूं, ले ले। तो उसने डीमार्ट के शेयर खरीद लिया, और उसके बाद आ गया कोविड। और कोविड आने के बाद कुछ टाइम बाद जब कोविड का रीओपन हुआ, मैं उसकी शॉप पे गया, मैं उसको बोला भाई डीमार्ट के शेयर रखा है, बेच दिया? बोले बेच दिया। मतलब क्यों? बोले डर लग रहा था, शेयर बहुत बहुत गिर रहे थे। तो मैंने उससे कहा तुझे ऐसा लगा कि जब कोविड खत्म होगा ना तो तू अपनी दुकान खोल लेगा, लेकिन दमानी अपना डीमार्ट बंद कर देगा। यही तो रीजन है ना, तूने खुद की दुकान नहीं बेची, तूने डीमार्ट का शेयर बेच दिया, है ना। आज के दौर में प्रॉब्लम ये ना, एक आईटी इंजीनियर को ऐसा लगता है ना मेरी शॉप तो जिंदगी भर सलामत रहेगी, लेकिन बोले इन्फोसिस टीसीएस बंद हो जाएगी। एक मैकेनिक को ऐसा लगता है मेरी गैरेज तो हमेशा सलामत रहेगी, लेकिन बोले मारुति बजाज ऑटो ये सब बंद हो जाएगी।
अगर ऐसा नहीं है तो भाई इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में डर किस चीज का भाई? ये कंपनीज में कोई रिस्क नहीं है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, क्योंकि ये कंपनियां चलने ही वाली है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। बट क्वेश्चन ये आता है कि फरहान भाई अपने को 12% रिटर्न मिलेगा, 13 मिलेगा, 14 मिलेगा, 15 मिलेगा, बस ये क्वेश्चन है। ये कंपनियां बंद नहीं होने वाली। बोले फरहान भाई कोई बात नहीं, इन्फोसिस बंद हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्फोसिस बंद हो गई मान लेते हैं, तो आपका पैसा इन्फोसिस में नहीं लगा है, आपका पैसा इन सब कंपनीज में लगा है। जब ये पूरी कंपनीज बंद होगी तब जाके आपका पैसा डूबेगा। और इन सब कंपनीज के बंद होने का क्या चांस है? इन सब कंपनीज के बंद होने का मतलब ऑलमोस्ट, मतलब फिर या तो कयामत का दिन है, या फिर सच में मतलब कुछ ऐसा हो गया कि पूरा देश ही अपना खत्म हो गया। दुनिया जिंदा है लेकिन अपना देश खत्म हो गया। खैर वो ऐसा ही सिचुएशन आनी है तो फिर उसमें वो टाइम पे थोड़ा ना कोई रियल एस्टेट चलने वाला है या कुछ गोल्ड चलने वाला है, तब तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना? तो ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। अगर एक आध कंपनी बंद भी हो जाती है ना, फर्क नहीं पड़ता, बाकी कंपनी उसको टेक केयर कर लेती है। बस यहाँ पे नजरिए की बात है। अगर वो बच्चे ने, मेरे घर के सामने वाले, सोचा होता कि यार मैं डीमार्ट का पार्टनर हूँ, ठीक है कोई बात नहीं यार, कुछ दिन अगर कोविड की वजह से डीमार्ट बंद है तो बंद नहीं हो रहा भाई, जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा या तो दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुकान चालू हो जाएगी। फर्क ये है ना कि हम लोग इसको ऐसा समझते हैं ना, वी आर ओनर ऑफ द कंपनी। आप हमेशा बिजनेस करना चाहते हो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो अगर आपको लोग मुझे पूछते हैं, फरहान भाई तू कर क्या रहा है, मतलब सोलापुर में रहता है, कर क्या रहा है? मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं। मतलब क्यों करूं, अंबानी मेरे लिए तो कर रहा है, और जिस दिन मैं अंबानी से बेहतर बिजनेस कर सकूंगा कर लूंगा, लेकिन फिलहाल अंबानी मेरे लिए तो कर रहा है। अगर मेरे पास अंबानी के शेयर्स हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, इन पैसे बिजनेस में पैसा लगाओ, पैसा ग्रो करेगा आपका। कुछ दिन ना मुझे पहले एक कॉल आया सैटरडे के दिन, और मुझे बोलता है फरहान भाई मंडे को मार्केट का क्या होगा? बोला क्यों? अरे वो बोले यूएस का मार्केट बहुत गिर रहा है ना, तो उसका असर हमारे मंडे पे मार्केट पे दिखेगा। मतलब दिख सकता है, मार्केट गिरेगी? मतलब गिर सकता है। तो बोले रिलायंस का क्या होएगा? मैं बोला क्यों? बोलते फरहान में मेरे पास ना रिलायंस के बोले 10 शेयर है। वो टाइम पे 2500 चलती थी रिलायंस की वैल्यू। तो मैंने कैलकुलेट मारा, 2500 इंटू 10, 25,000। मतलब 25,000? बोले हाँ। अरे भाई 10 लाख करोड़ अंबानी के लगे रिलायंस में, वो तो देख भी नहीं रहा होगा ये सब चीजें, और 25,000 लेके हमारा ऊपर नीचे धक 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 धक, रिलायंस का क्या होएगा? अरे भाई सोच लेगा अंबानी, है ना? उसका पूरा फोकस है कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। एक बिजनेसमैन कभी दुकान लगाने के पहले थोड़ी ना सोचता है अभी दमानी को डीमार्ट की एक दुकान खोलनी है एक्स्ट्रा। हाँ, दमानी का अब देखेगा कि निफ्टी के लेवल 20,000 है, 25,000 है, अभी खोलूं कि 50,000 पे जाऊं तब खोलूं। तो इस तरीके से काम नहीं होता भाई। आपको क्लियरली समझना है कि यू आर बिकमिंग द पार्टनर ऑफ दिस कंपनीज, और इनको वक्त देना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त दोगे आपका पैसा ग्रो होने ही वाला है। फिर भी फरहान भाई, फिर म्यूचुअल फंड वाले क्यों बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कुछ तो रिस्क होगा। बोला हाँ रिस्क है। वो क्या रिस्क है अब बताता हूं। एक ना छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले तक ना मैं बॉम्बे में रहता था। एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड बॉम्बे में ना मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, और मेरे फ्रेंड ने ना अपने साथ में कुत्ते को अपने कैरी किया। तो हम लोग बस वॉक करते रहे। मैं कुत्ते का ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा था। मैं ये देख रहा था ना कि हम जब चल रहे हैं कुत्ता हमको प्रॉपर प्रॉपर फॉलो कर रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि यार कुत्ता एक साइड में निकल गया दूर, ठीक है। फिर थोड़ा मैं आगे चला गया, कुत्ता दूसरे साइड में आगे निकल लिया। फिर हम लोग आगे जा रहे थे, कुत्ता हमसे आगे चले गया। एक टाइम ऐसा आ गया, मैंने पीछे मुड़ के देखा, कुत्ता तो दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ चले गया, ठीक है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे, और हम जब रिटर्न अपना डेस्टिनेशन कंप्लीट करके मतलब राउंड मार के वापस जब आए, हमने देखा कि कुत्ता तो हमारे बाजू में ही था, है ना। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? और एक ऐसा पॉपुलर एड भी चलता था जब हम छोटे थे बचपन में, वोडाफोन आइडिया हज का, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, याद है क्या? बच्चे के पीछे ऐसा कुत्ता इधर उधर भाग रहा था, है ना। वो एड भी पॉपुलर चल रहा था। तो स्टोरी से समझ में क्या आया? देखिए ये स्टोरी से ना आपको ये समझ में आना है कि ये देखो, ये इकोनॉमी है, ठीक है। तो हम जो है, मैं और मेरा जो फ्रेंड थे, हम लोग इकोनॉमी है, और जो कुत्ता है ना वो बाजार है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जो कुत्ता है ना उसको फॉलो करेगा ही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि कुत्ता कभी भी ना ऐसा स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसा फॉलो नहीं करेगा। वो कैसा फॉलो करेगा? ऐसे करेगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। मतलब इकोनॉमी चल रही है, कुत्ता ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बट एंड में अगर आप देखोगे ना तो कम और बेश दोनों अपनी डेस्टिनेशन को एक ही साथ खत्म करेंगे। तो ये स्टोरी से दोस्तों आपको ये समझ में आना है कि स्टॉक मार्केट में आपका रिटर्न तब बनेगा ना जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका रिटर्न जरूर बनेगा। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी ना तो रिटर्न आपका नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या फरहान में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही है? देखिए बता दूं, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पिछले जीडीपी का अगर आप देखो, पिछले क्वार्टर की जीडीपी 7.8% के आसपास आई है, और 2016-17 के बाद ये जीडीपी हाईएस्ट एवर है। अगर आप यूएस की बात करो ना तो वहां की जीडीपी ना 1.4 से 1.6% के आसपास है।
पिछले कुछ सालों में हमने यूके और जापान को भी ओवरटेक किया है और इतना तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। देखिए आपको समझना ही है ना कि पैसा किसी भी देश में तब बनता है ना जब वो देश तरक्की करता रहता है। एक बार तरक्की हो चुकी है ना, उसके बाद वहां पे ग्रोथ खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यूरोपियन मार्केट है या यूएस के मार्केट है, वहां पे हो चुका है भाई, रोड बन चुकी है। अब जब रोड बन चुकी है तो उसको खोद के वापस नहीं बनाएंगे। हमारे इंडिया में रोड बन रही है, अब जब बन रही है तो वहां पे सीमेंट लग रही है, लेबर लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें लग रही है, तो पैसा यहाँ पे बनेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे पहली मेट्रो कब कहां चली थी? दुनिया में सबसे पहली मेट्रो लंदन में चली थी 1863 में। जो लंदन में 1863 में मेट्रो चल चुकी है ना, वो वहां का प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ अब मेट्रो बन रही है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। देखो मार्केट कब बढ़ती है? जब उसके अंदर, निफ्टी के अंदर जो कंपनीज हैं, अगर वो कंपनीज ग्रो करेगी तभी बनेगा। और कंपनीज कब ग्रो होगी? जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी सेल्स बढ़ेगी। और सेल्स कब बढ़ेगी? जब उनमें कंजम्पशन होगा। आज इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज है कंजम्पशन। इतनी पॉपुलेशन है ना जो कंजम्पशन कर रही है, तो ये तो चलता ही जाएगा आने वाले 20-25 सालों तक। और इस तरीके से देश तो तरक्की करता ही रहेगा। तो फरहान भाई क्या हमेशा बढ़ते रहेंगे? नहीं, हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे। 20-25 सालों में, 30 सालों में एक ऐसा टाइम भी आएगा ना जब इंडिया यूएस और यूके के बराबर हो जाएगा। और वो टाइम पे जब हमारी ग्रोथ रुक जाएगी ना, तो उसके बाद हमारी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करना बंद कर देगी। तो वो टाइम ऐसा होगा ना जब आपको पैसा निकालने की सोचनी है। और ऐसा होने के लिए आप खुद इमेजिन करो, इंडिया यूएस कितने साल में बनेगा? है काफी लंबा टाइम है, मतलब तब तक तो टेंशन की बात नहीं है। एटलीस्ट हम और आप, हमारी और आपकी शायद जिंदगी निकल जाए। तो आने वाले 20-25 सालों में ना इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी है, ये लेवल का पैसा बनना है। तो बस इसमें पैसा डालना है और सुकून से बैठना है, काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ना कि व्हाई दे आर केप्ट इन हाई रिस्क कैटेगरी। तो अगर आप ये जो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड है ना, इसका आप देखोगे ना, तो इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है ये फंड हाई रिस्क कैटेगरी है। इसलिए ना क्योंकि ये फंड्स को ना थीमेटिक कैटेगरी में डाला गया है। क्योंकि शरिया कंप्लाइंट मतलब एक बेसिकली थीम है ना, शरिया कंप्लाइंट ओरिएंटेड कंपनीज जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे काम करती हैं। अब ओवरऑल अगर आप थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड को देखोगे ना, तो ये रिस्की कैटेगरी है। हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि एक जो सेक्टर है या एक जो थीम है, वो जब चलती है तो ऐसी चलती है कि भाई मतलब सब कुछ यही है। और जब गिरेगी तो ऐसा लगता है सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। इसके लिए सेक्टोरल थीम या फिर थीमेटिक फंड में ना इन्वेस्ट करना रिकमेंडेड नहीं होता है। क्योंकि जब चलते हैं तो बहुत ज्यादा चलते हैं, गिरते तो बहुत ज्यादा गिरते हैं, कई सालों तक ये लोग बिल्कुल नहीं चलते हैं। इसलिए हमेशा एक आपको वेल डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसको चू के उस कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखोगे तो आप क्लियरली देखोगे कि तो वेल डाइवर्सिफाइड है, इसमें पूरे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज हैं, सब सेक्टर्स हैं। तो एक्चुअली इट्स अ मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। इट इज नॉट अ सेक्टोरल थीमेटिक फंड, बट ओवरऑल थीमेटिक फंड को हाई रिस्क कैटेगरी माना गया है, इसलिए इस फंड को उस कैटेगरी में डाला गया है। हालांकि इसमें उतना ही रिस्क है जितना बाकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, उतना ही रिस्क है। अलग से इसमें एक्स्ट्रा कोई भी रिस्क नहीं है। तो फरहान भाई आपकी बात तो सही है कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा अच्छी कंपनीज में लग रहा है। अब वो कंपनीज ग्रो करेगी तो हम लोग भी साथ में ग्रो करेंगे। और ये बात तो सही है कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज तो बंद नहीं होती, एक आध बंद हो भी जाए तो ठीक है यार, बाकी कंपनी विल टेक केयर एंड चलता रहेगा। बट अगर जो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वो म्यूचुअल फंड ही बंद हो गया तो फिर क्या होगा? है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड हाल में ऐसा पीछे हुआ भी है। ठीक है, तो आपको इसके लिए समझना चाहिए कि वर्क कैसे होता है। देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा एथिकल फंड है, तो एक इन्वेस्टर का पैसा टाटा एथिकल फंड में आता है। टाटा एथिकल फंड क्या करता है, जो फंड मैनेजर है अपने हिसाब से स्टॉक्स को पिक करते हैं, अपनी एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस काटते हैं वो लोग, मैनेजमेंट फीस, और स्टॉक को पिक करते हैं, और स्टॉक है ना कस्टोडियन के पास रखते हैं। ठीक है, तो कल को अगर मान लेते हैं टाटा एथिकल फंड बोलता है नहीं नहीं मेरे को काम नहीं करना है, मेरे को बंद होना है, तो वो केस में सेबी क्या करती है, सेबी किसी और फंड को बोलेगी कि भाई तू इस फंड को टेक ओवर कर। और बंद भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई और फंड उसको खुशी खुशी टेक ओवर करेगा। क्यों? क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है। अगर पूरे स्टॉक्स या पूरा पैसा टाटा एथिकल फंड के पास होता और वो अगर बंद होता तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पास तो कुछ है ही नहीं। पूरे स्टॉक्स कहां रखे हुए? कस्टोडियन के पास। और कस्टोडियन क्या होते हैं? कस्टोडियन बेसिकली एसबीआई टाइप के बैंक होते हैं, बड़े बड़े बैंक और जिम्मेदार इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो आप बोलोगे यार कस्टोडियन ही फेल हो गया तो? देखो कस्टोडियन फेल हो गया मतलब पूरा देश ही फेल हो गया ना, फिर तो कौन सा आपका एफडी और कौन सा क्या, है ना। तो जनरली ऐसा होता नहीं। फिर वही बात है, म्यूचुअल फंड तब बंद हो गया ना जब बेसिकली या तो कयामत आ गई, या पूरी दुनिया खत्म हो गई, या फिर अपना पूरा देश ही खत्म हो गया। तो ठीक है, वो खत्म हो गया तो तब का तब देखा जाएगा, अदरवाइज इट इज टोटली सेफ। अब पीछे भी आपने देखा है कि एलएनटी का फंड बंद हुआ था। ठीक है, तो एलएनटी के फंड को किसी और फंड ने आके टेक ओवर कर लिया। तो एसेट लाइन मॉडल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को अगर आपका म्यूचुअल फंड बंद भी हो जाता है ना, तो कोई और म्यूचुअल फंड उसको टेक ओवर कर लेगा। वो केस में ना इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं। इन्वेस्टर के पास क्या होता है, या तो इन्वेस्टर बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नया फंड हाउस जो आ रहा है ना उसके साथ नहीं जाना है, तो इन्वेस्टर अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है।
ठीक है। या इन्वेस्टर बोलेगा नहीं ठीक है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, टाटा मैनेज करे या कल को एचडीएफसी करे, क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो शरिया कंप्लाइंट होना जरूरी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर कंटिन्यू भी कर सकता है। और अगर इन्वेस्टर विड्रॉ करता है तो जो टैक्सेशन है ना वो नहीं लगता, क्योंकि अब इन्वेस्टर की मर्जी से नहीं हो रहा है ना, वो तो हो रहा है, तो ठीक है, तो टैक्सेशन वगैरह नहीं लगता है। जब भी नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, वो टाटा एथिकल फंड को प्रीफर करता है एज ओवर टॉरस एंड क्वांटम, क्योंकि ऐसे ऐसा लगता है कि टाटा एथिकल फंड ज्यादा सेफ है, क्योंकि उसने टाटा का ऑलरेडी नाम सुना है, टाटा के प्रोडक्ट्स देखे, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा नमक हो गया। बट म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, सेफ्टी की जहां तक बात है, टाटा, टॉरस और क्वांटम तीनों इक्वल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाटा में कम रिस्क है, टॉरस में ज्यादा रिस्क है, तीनों में इक्वल रिस्क है अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो सिर्फ रिस्क के बेसिस पे आपको अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड नहीं करना है, उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पोजीशन लेनी है और कितनी लेनी है। चलो ये भी समझ में आ गया, चलो म्यूचुअल फंड तो बंद नहीं होगा, लेकिन फिर अब क्वेश्चन आता है मैं कौन से ऐप से इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो ऐप से हम इन्वेस्ट करेंगे अगर वो ऐप बंद हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अगेन देखिए, म्यूचुअल फंड्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो ना, आप चेक करोगे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से सीधा म्यूचुअल फंड में गया, और जब आप विड्रॉल करते हो तो म्यूचुअल फंड से आपके बैंक अकाउंट में आ गया, बीच में कभी भी कोई नहीं होता। आप अपना स्टेटमेंट भी चेक करो, आपको पता चलेगा कि भाई आपका पैसा तो म्यूचुअल फंड के पास गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, तो कल को मान लेते जो भी ऐप से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है वो उतना ट्रस्टवर्दी तो होना चाहिए, जैसे फेमस तो होना चाहिए कम से कम, जैसे ग्रो हो गया, एंजल हो गया, पेटीएम हो गया, या हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप हमारे ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है शरिया वेल्थ, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर। ठीक है, तो आप कोई भी ऐप से इन्वेस्ट करो, कल को वो ऐप बंद हो जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है। आप किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करो, किसी भी ऐप में ट्रैक करो, आपने शरिया वेल्थ में इन्वेस्ट किया, या इन्वेस्ट करके आपने ग्रो पे ट्रैक किया, ग्रो में इन्वेस्ट किया, यहां पे आपने ट्रैक किया, या जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं टाटा की, टॉरस की, क्वांटम की, वहां पे आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, उसको रिडीम कर सकते हो, उसमें एडिशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम ये कि कल को अगर हमारी ऐप बंद होती है, कोई भी ऐप बंद होती है, आपको रिस्क टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे कभी भी हमारी ऐप में नहीं आया। जितने ऐप है ना इसे फ्रंट एंड होते हैं, बैक एंड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पूरा पैसा म्यूचुअल फंड के पास जाता है। तो कल को ये भी रिस्क खत्म हो जाता है, अगर ऐप बंद हो गई तो हो गई, तो हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी और ऐप से ट्रांजेक्शन कर लो, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से ट्रांजेक्शन कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये देखेंगे ना कि अपने पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है, और उसमें क्या रिस्क है और उसका क्या रिटर्न अब तक बना हुआ है। सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बोलूं तो तीन चार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने को समझ में आते हैं। एक तो इक्विटी है, स्टॉक मार्केट है, ये ऑप्शन है अपने पास। एक गोल्ड है, ठीक है, एक रियल एस्टेट है, और एक एफडी है। अब यहाँ पे उसके हिस्टोरिकल रिटर्न मैं यहाँ पे लिखा हूं। आपने अभी जस्ट देखा म्यूचुअल फंड में आपको 15-16% साल का बना हुआ है, तो ये यहाँ पे रिटर्न लिखे हुए हैं। गोल्ड का डेटा तो प्रॉपरली अवेलेबल है, जब ये 45 ईयर्स का डेटा है, सीएनबीसी से लिया हुआ है। 10.61% गोल्ड का रिटर्न है, पिछले एक सालों में थोड़ा ज्यादा है, इसको अपन 11% कर लेंगे। एंड रियल एस्टेट का बोलूं तो 10 से 12%। रियल एस्टेट में बहुत सारे मौके ऐसे भी हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन है, बहुत सारे ऐसे जो कम अप्रिशिएशन है, बट ओवरऑल जो रियल एस्टेट का ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 10 से 12%, एंड एफडी का 6 से 7%। तो ये चार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए आपको पहले समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन सी करनी है, या कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। हर वो इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन को बीट करे वो इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है। क्या मतलब है, मैं आगे चलता हूं आपको बताता हूं। देखो, मान लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी किए होते हैं आज से 45 साल पहले, एफडी का इंटरेस्ट रेट अपन 7% के आसपास पकड़ लेते हैं, तो उस 1 लाख के बने होते 21 लाख। कितना बड़ा अप्रिशिएशन है, सही है, बढ़िया है। ठीक है, अगर वही पैसा आपने अगर गोल्ड में लगाया होता तो 1 लाख रुपए आपके बने होते, अगर आप 11% के हिसाब से रिटर्न पकड़ो, तो गोल्ड में आपके बने होते करीब करीब 1 करोड़ के आसपास। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहां पे एफडी सिर्फ 41 लाख दे रहा था, गोल्ड 1 करोड़ कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में 1 लाख के अगर मैं 12%, 13% चलो रिटर्न पकड़ लेते हैं, 1 लाख के आपके कितने बनते हैं, 2.25 करोड़। इतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और वही अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के का रिटर्न आपके सामने लाऊं, 1 लाख का अगर 16% का मैंने रिटर्न पकड़ा जो कि हिस्टोरिकली मिला है, तो 1 लाख का कितना बनता है, 8 करोड़। तो ये डिफरेंस है दोस्तों रिटर्न में। एफडी में कितना बना, 1 लाख का 21 लाख, गोल्ड में बना 1 लाख का 1 करोड़, रियल एस्टेट में बना 1 लाख का 2.25 करोड़, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख का 8 करोड़ बना। इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन भाई वही बात है, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई ये बना तो है लेकिन किसने बनाया हमको तो पता ही नहीं। ठीक है, अभी चारों में काम करते हैं, रिटर्न तो आपने देख लिया, आप चारों में रिस्क क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एफडी में रिस्क देखते हैं। एफडी में ना सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क।
मतलब अगर कोई चीज आपने 1 लाख रुपए, आपके 21 लाख बने जरूर, लेकिन महंगाई की वजह से वो जो चीज जो आप खरीदना चाह रहे थे, वो जो एक टाइम पे 1 लाख की मिल रही थी, आज उसकी वैल्यू 21 लाख से ज्यादा है। मतलब एफडी में जो आपने पैसा रखा, आपको सिर्फ लगा कि यार आपके 1 लाख के 21 लाख हो गए, लेकिन पैसा एक्चुअली टूटा क्योंकि महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन रिस्क। तो एफडी वाले ना, एफडी में ना इन्फ्लेशन रिस्क होता है, लेकिन किसी भी एफडी पे अगर आपने बैंक में गए और बोला उनको एफडी करना है, एफडी वाले बोलते ही नहीं इन्वेस्टमेंट इन एफडी इज सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। कोई नहीं बोलता ला पैसा ला, बोले एफडी करा ले। हम दिल के तो हम अच्छे हुए ना, म्यूचुअल फंड में हम डिस्क्लेमर तो देते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लोग तो बता भी नहीं रहे पैसे को तोड़ रहे हैं, तो रिस्क तो इधर भी है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट का फायदा ही क्या अगर इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोल्ड। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो सिंपल बात है, 1 लाख की चीज आज 30 लाख हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे कितना 21 लाख। मतलब एनीथिंग जो 21 लाख के ऊपर रहे, 30 लाख के ऊपर रहे इन्फ्लेशन के ऊपर, वो गुड इन्वेस्टमेंट है। और हमारी औरतें तो बड़ी होशियार है इस चीज को लेके, बहुत सारा गोल्ड उन्होंने अपने पास इन्वेस्टमेंट करके रखा है, रिटर्न भी बढ़ा है, बढ़िया बना है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है, आगे भी बनेगा इंशाल्लाह। बेस्ट है कि नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रियल एस्टेट पे आते हैं। रियल एस्टेट में 1 लाख का 2.25 करोड़ बना है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत पैसा हम लोग ने बनाया और आगे भी बनेगा, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बेस्ट है? नहीं, बेस्ट बोलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रिस्क तो यहां पे भी है। क्या रिस्क है? लिक्विडिटी रिस्क। जब बेचने चाहो बिकेगा नहीं। आपके बच्चे को अगर हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाना है, बच्ची को शादी करना है, तो ये थोड़ी ना करोगे मेरे पास 3 BHK एक काम करता हूं, एक बेडरूम बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। और सबसे बड़ा रिस्क तो मेरे को लगता है रियल एस्टेट में है, जो दिखता नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो अगर अब बोले मार्केट में बहुत रिस्क है फरहान भाई, बहुत डर लगता है। बोले क्यों? बोले कोविड में मार्केट गिरी। बोला कितना? बोले 50%। क्या बात कर रहा है, 50%? वो टाइम पे भी अगर आपके 10 लाख रुपए लगे हो, 5 लाख रुपए क्लिक पे आपके अकाउंट में आ रहे थे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। अगर उस टाइम पे आपके पास रियल एस्टेट होता तो उसकी क्या वैल्यू थी? क्या थी? जीरो। क्यों? अरे बाहर कोविड लगा है, जब आप कोई खरीदेगा तभी तो आप बेचोगे ना, किसको बेचोगे आप? तो रिस्क तो उधर भी है। जैसे ही अपना कोविड खत्म हो गया, मार्केट भी चल गया, रियल एस्टेट भी चल गया, सब कुछ चल गया, बढ़िया है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड और इक्विटी स्टॉक मार्केट के रोज ना रेट दिखते हैं। आज बोले आज निफ्टी 25,000 है, आज निफ्टी 24,000 है, आज निफ्टी 10,000 है। लेकिन रियल एस्टेट पे सब बोर्ड नहीं लगा रहता। बोर्ड जिस दिन आपके घर पे बोर्ड लग गया ना कि भाई 3 लाख का घर 2 लाख हो गया, 30 लाख का घर 20 लाख, उसी दिन बिक जाएगा। 2008 की बात करते हैं फरहान भाई, ठीक है, तो 2020 का छोड़ो, 2008 की बात करो। 2008 में कितनी तरीके से बुरी मार्केट क्रैश हुई। 2008 की जो मंदी थी ना, वो रियल एस्टेट की मंदी थी, स्टॉक मार्केट की मंदी थी नहीं। वो रियल एस्टेट की मंदी स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हुई। अगेन हमारे पास ना नंबर प्लेट है, बोर्ड है, तो हमारे रेट दिख गए। वो रियल एस्टेट जो बर्बाद हुआ उसके तो दिखे ही नहीं, है ना। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। प्रॉब्लम उनका और हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो रिस्क तो भाई उधर भी है। देखिए मैं आप सिंपल बताता हूं, एक बिजनेस ना बिजनेस ही होता है। अब रियल एस्टेट क्या है? देखो रियल एस्टेट बढ़ने ही वाला है। क्यों बढ़ेगा? डिमांड एंड सप्लाई लिमिटेड, दुनिया लिमिटेड है ना। जितना डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन पॉइंट है कि डिमांड कब बढ़ेगा? डिमांड तब बढ़ेगा ना जब लोगों के पास पैसा आएगा, है ना। और लोगों के पास पैसा कब आएगा? जब बिजनेसेस चलेंगे, क्योंकि हर कोई बिजनेस ही कर रहा है। आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आप जिसके पास जॉब कर रहे हो वो तो बिजनेस कर रहा है। तो जब तक बिजनेसेस नहीं चलेंगे लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा रियल एस्टेट में डिमांड नहीं आएगा, है ना। और बिजनेसेस चलने का मतलब यह है कि इकोनॉमी का अच्छा करना, और इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो जो बाजार है, जो कुत्ता है, उसको फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब गोइंग अहेड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये गोल्ड और रियल एस्टेट को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट करेगा। गोल्ड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मतलब 10-15%, 20% आपके पोर्टफोलियो में है तो काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक एसेट है, ठीक है, अच्छी बात है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से रियल एस्टेट है। और गोइंग एट मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को भी आराम से म्यूचुअल फंड बीट करेगा। और सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो आज इंडिया में सबसे महंगा घर किसका है? अंबानी का है ना। अंबानी का जो घर है उसकी नेटवर्थ का 1% भी नहीं है, ठीक है। अंबानी का घर है कुछ 17-18 हजार करोड़ का, और उसकी जो नेटवर्थ है वो 10 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? बोले हमारे पास 100 रुपए हैं, जिसमें से बोले 20 रुपए हमारे गोल्ड में लगे, 80 रुपए रियल एस्टेट में लगे। उस 80 रुपए में से भी बोले 70 रुपए तो बैंक के लोन के बोले,
और हम क्या कर रहे हैं, बोले कुरान खानी कर रहे हैं, बोले घर लिया ना नया लोन पे ईएमआई पे। लोग ना एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, बोले आइडियल एसेट एलोकेशन। फरहान भाई, इतना सारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा तो मेरा एसेट एलोकेशन हिल जाएगा। क्या होता है भाई एसेट एलोकेशन? जनरली फाइनेंस की रूल ऐसा बोलते हैं ना, एसेट एलोकेशन इज व्हाट, 100 माइनस योर एज शुड बी इन इक्विटी। मतलब सपोज यू आर 35 एज, माई एज इज 35, सो 100 माइनस 35%, मतलब 65% शुड बी इन इक्विटी। तो आज मुसलमानों का हाल क्या है? 100 रुपए अगर उनकी नेटवर्थ है, 20 रुपए गोल्ड में, 80 रुपए उनका रियल एस्टेट में, तो भैया जरूरत है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर बढ़ाने की है। एसेट एलोकेशन वगैरह छोड़ो। कोई कोई अरे पैसा ही नहीं लगा, एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं। एक 20,000 की एसआईपी करता है, अगले दिन मेरे को फरहान भाई बहुत पैसा लग रहा है म्यूचुअल फंड में, काम करते हैं थोड़ा गोल्ड भी करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं। अरे भाई यहाँ कुछ तो पैसा लगा, जब लगेगा उसके बाद सोचेंगे यार। जरूरत है बस अपने को यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाने की। देखिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहा कि गोल्ड एंड रियल एस्टेट खराब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये अच्छे इन्वेस्टमेंट है, आगे भी अच्छे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। हमने, हमारे आबा अजदाद ने इसमें बहुत पैसा बनाया, इंशाल्लाह आगे भी बनेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई कुछ और चीज भी है अपने पास। एक नई एसेट, एक नई चीज है जिसमें एलोकेशन करो और जम के एलोकेशन करो। क्योंकि एक बिजनेस हमेशा बिजनेस ही होता है। अगर बिजनेसमैन को लगता है कि भाई बिजनेस से अच्छा गोल्ड और रियल एस्टेट है, अंबानी को लगता तो खुद गोल्ड और रियल एस्टेट में ही पूरा पैसा डाल के शांति से बैठ जाता, है ना। आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आजू बाजू जो बिजनेसमैन है देखो अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप बिजनेस कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं कर सकते ना, चुपचाप इन्वेस्ट करो। क्यों करना है इन्वेस्ट? मैं बोल रहा हूं ना, क्यों करना है इन्वेस्ट? फरहान में आप क्या करते हो? मतलब कुछ नहीं करता। क्यों? बोले अंबानी मेरे लिए तो कर रहा है ना। चुपचाप शांति से पैसा डालो और अच्छा पैसा डालो, अच्छा एलोकेशन करो, वक्त दो, पैसा जरूर बनेगा। अच्छा फरहान भाई, म्यूचुअल फंड में 1 लाख का 8 लाख हो गया, इतना सारा पैसा बना, लेकिन हम लोग को तो लोग दिखते नहीं जिन्होंने इतना पैसा बनाया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने 1 लाख का 8 करोड़ किया, लेकिन इन्वेस्टर लोगों का पैसा नहीं बना। हार्डली कोई होगा जिन्होंने पैसा बनाया होगा। वेरेज अगर आप रियल एस्टेट और गोल्ड में देखो, बहुतों ने पैसा बनाया। उसका रीजन ये है ना कि जब आपने रियल एस्टेट गोल्ड खरीदा तो कभी ये दिमाग में आता ही नहीं कि अपने को बेचना है। लेकिन जैसे आपने स्टॉक खरीदा या म्यूचुअल फंड खरीदा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बस आज बेचूं कल बेचूं, तो नजरिया इतना छोटा हो जाता है। और अगर आप ये समझ रहे हो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब यू आर इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस, जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कभी सोचता है उसको बेचना है? नहीं सोचता, उसको बस है कि भाई चलाना है। और उसके बाद इनफैक्ट उसके जाने के बाद उसके बच्चे चलाएंगे, इतने लंबे नजरिए से लेता है। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर आप एलोकेशन करोगे या स्टॉक मार्केट में करोगे और इस नजरिए से करोगे कि भाई ठीक है यार, मतलब ये तो मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मैं इसको हमेशा कंटिन्यू करूंगा, मेरे जाने के बाद इसको मेरे बच्चे कंटिन्यू करेंगे, ये नजरिए से आप लोगे ना, तो जो पैसा है बना है 1 लाख का 8 करोड़, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आज अगर आप देखो इंडियन जो स्टॉक मार्केट है ना, उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट इन्वेस्टर पता है कौन है? एलआईसी है। मतलब ये जो एफडी है, एलआईसी है, ये जो रिटर्न दे रहे हैं, ये कैसे रिटर्न दे रहे हैं? इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट में तो कर रहे हैं, अपना कट रख के लोगों को दे रहे हैं। तो ये लेवल की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, पूरा पूरा कमाने का चांसेस है। तो पैसा म्यूचुअल फंड ने जरूर बनाया, पर इन्वेस्टर लोग का नहीं बनाया। होराइजन लंबा रखोगे और अपनी सोच बदलोगे तो बिल्कुल पैसा बनेगा। ठीक है फरहान भाई, आपकी बात तो समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इक्विटी में करना चाहिए। अब करते कैसे हैं, उसके क्या तरीके हैं, है ना। देखिए 2 तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है एसआईपी रूट और दूसरा होता है आपका लमसम रूट। ठीक है, ये 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल तो एसआईपी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया ना, फिर लोग बोलते हैं फरहान में अपने को एसआईपी करना है। अच्छा मैं बोला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, नहीं नहीं नहीं, एसआईपी करना है। तो आप समझो एसआईपी और लमसम ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का मतलब ये होता है कि एवरी मंथ आपने एक फिक्स डेट चूज करते हो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आप डायरेक्ट मतलब लिंक्ड होता है आपके बैंक अकाउंट से, खुद ब खुद ऑटो डेबिट होता है, आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। लमसम का ये मतलब होता है कि आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ऐसा फिक्स डेट नहीं रखना है, अपनी मर्जी से मेरे को जब अच्छा लगेगा मैं अपनी मर्जी से पैसे को डाल दूंगा। और लमसम का ये मतलब नहीं होता कि बड़ी अमाउंट जरूरी है, ऐसा नहीं है। कितनी अब भी अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटी सी छोटी अमाउंट 500 1000 रुपए से भी आप लमसम ऐड कर सकते हो, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटर क्या है, एसआईपी बेटर है या लमसम बेटर है? देखिए सबसे, देखो आपको सिंपल समझना है कि जितना पैसा आपका लगेगा उतना ही पैसा आपका बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप ये देखोगे नहीं कि पैसा आपका एसआईपी रूट से आया है कि लमसम रूट से आया है, बस पैसा लग गया ना वो काफी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई इंसान एक 10,000 की एसआईपी करता है, ठीक है, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ऐसा किया, 50,000 हो गए 5 महीने के। उसके बाद उसके पास कहीं से एक लमसम पैसा आ गया, उसने उसी में टॉपअप कर दिया, तो 50,000 की एसआईपी हो गई। नेक्स्ट 50,000 और आ गए, 1 लाख हो गए, उसका फिर उसकी एसआईपी चल रही है ना। और या फिर इनिशियली फेज में ही जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास कुछ 2 5 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, उसको आप लमसम डालो।
उसी के अंदर एसआईपी टॉपअप करो, एवरी ईयर अपनी एसआईपी को बढ़ाते जाओ। जब जब मार्केट गिरेगी या जब जब आपके पास पैसा आएगा, लमसम को टॉपअप करते रहो और इसको वक्त दो, आपका पैसा इंशाल्लाह कंपाउंड होकर बहुत ज्यादा बनेगा। तो ऐसा इंडिविजुअली इसका कोई जवाब नहीं है, एसआईपी बेटर है कि लमसम बेटर है, कॉम्बिनेशन बेटर है। एसआईपी के साथ लमसम के साथ जब एसआईपी करोगे, जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है ना, फरहान भाई मेरे को डालना तो हर महीने है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं मालूम है, अपने हिसाब से उस पूरे महीने में जब मार्केट गिरेगी ना तब मैं पैसे डालूंगा। ठीक है, तो भैया देखो मैं सिंपल सा बताता हूं, मेरे साथ इतने सारे इन्वेस्टर जुड़े हैं ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार जब मार्केट गिरेगी हम खुद से लमसम डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वगैरह करते हैं लोग। तो जब बिजनेस करते हैं तो उनकी ना फिक्स इनकम नहीं होती, इनकम उनकी कभी किसी में ना ज्यादा आती है, किसी में ना कम आती है। तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप कितना बचा लेते हो, कोई बोलता है 8,000, को 10,000, 12,000, तो ठीक है, ऐसे केस में क्या करो, 5,000 की एसआईपी फिक्स कर लो। जो ऊपर के पैसे आपको जो अनश्योर है कि जो बचते नहीं बचते हैं, है ना, उसको बीच बीच में ऐसे लमसम टॉपअप करते रहो, है ना, तो कॉर्पस तो आपका बन जाएगा। लेकिन अगर और सिंपल बात है, अगर 5,000 की एसआईपी कर ली, बोले फरहान में कभी कभी क्या, कभी नहीं कम बिजनेस हुआ तो 5,000 की एसआईपी है, 3-4 महीने का एक्स्ट्रा अकाउंट में रख लो, है ना। लेकिन ये लोग जो ये तो ये तो ठीक है, अगर जो लोग ये लॉजिक जो लगाते हैं कि लमसम में इसलिए हर महीना अपने हिसाब से डालूंगा, जब मार्केट गिरेगी उस महीने पैसे डाल दूंगा, मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं, हमारे साथ इतने इन्वेस्टर हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं बातें, लेकिन एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं ना जो इस बात पे टिक पाया हो, जो हर महीना खुद से कर पाया हो। क्यों भाई, मिडिल क्लास आदमी है, सबके खर्चे हैं, है ना, और खर्चे होने के बाद पैसा बचता ही नहीं है। एसआईपी का सिस्टम ही है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। पहला इनकम आया उसको इन्वेस्टमेंट करो, बचे हुए में एक्सपेंस करो। अगर ये रूल नहीं लगाओगे ना तो जो भी इनकम आएगी पहले एक्सपेंसेस हो जाएंगे और उसका तो पैसा बचेगा ही नहीं। इसलिए बेटर है एसआईपी करो, एक डिसिप्लिन भी है ना एसआईपी है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते नमाज का ही है, अगर अल्लाह आपको ये बोल देते हैं कि भाई दिन में तू 5 टाइम की नमाज पढ़, अपने हिसाब से पढ़, जब पढ़ना है पढ़, चांसेस क्या है, चांसेस ये ना, इंसान क्या बोलता, ठीक है यार रात में एक साथ पूरे पढ़ लूंगा, है ना, और रात में थका आ रहा था और फिर बोलते था छोड़ना आज नहीं कल पूरे एक साथ पढ़ लूंगा, और ऐसे ही चलता जाता। एक टाइम आता ना, इतनी बोझ हो जाती ना नमाज की, अल्लाह मैं तौबा कर लेता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एसआईपी एक डिसिप्लिन है, प्रॉपर उसको फॉलो करोगे तभी लॉन्ग रन में पैसा बनेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फरहान भाई काम करते हैं ना, हमारे पास है 10 लाख रुपए डालने को, मैं डाल सकता हूं, लेकिन मैंने सुना है ना कि एसआईपी बेस्ट है, तो मैं डाल सकता हूं कि फिर भी नहीं डालता। ठीक है, तो बताओ क्या बेटर है। देखो ये वही 10 लाख में एसआईपी से डालू तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 10 लाख रुपए आज डाल रहे हो, आज निफ्टी का रेट क्या है, 25,000, आपने 10 लाख रुपए डाले और पैसा बढ़ने लगा। मान लेते 10 साल बाद, अभी अगर आप मंथली लेट से 10,000 कर रहे हो, ठीक है, अब 10,000 आपने की, एक साल में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 1,20,000। इस तरीके से 10 लाख करने में आपको कितना लगेगा, करीब करीब 8-9 साल। 8-9 साल में 25,000 की निफ्टी कितनी हो चुकी होगी, मोटा मोटा मान लो 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो चुकी होगी मोटा मोटा। ठीक है, तो अब सीन क्या हुआ, तो 10 लाख आपके कितने पे लगे, 25,000 पे, और उस 25,000 का कितना हुआ, 1 लाख, मतलब आपके पैसे हो गए 4 गुना। लेकिन एसआईपी रूट से क्या हुआ, 25,000 पे भी इंस्टॉलमेंट लगी, 26 पे भी लगी, 30 पे भी लगी, 35 पे भी लगी, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 1 लाख पे। तो एवरेज कितनी आ गई, 60,000 की। ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, उसको हुआ जिसने लमसम डाला, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप सोच रहे हैं यार छोड़ना, धीरे धीरे एसआईपी से करेंगे क्योंकि एसआईपी बेस्ट है, ऐसा नहीं होता। जितना जल्दी पैसा लगाओगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, उतना बेनिफिट है। हाँ ये जरूर हो सकता है आपने लमसम डाल दिया, मार्केट 10% गिर गई, आपके 10 लाख के मान लेते 9 लाख हो गए। ठीक है, ये हो सकता है, ये लमसम में रिस्क है, एसआईपी में रिस्क नहीं है। क्यों, एसआईपी में पैसा लगेगा तभी तो रिस्क होगा। पहला महीना 10,000 लगा है, गिर गिर के कितना गिरेगी मार्केट। ठीक है, वहां 10 लाख का 9 लाख हो गया, तो ये रिस्क तो है। लेकिन सीन एक फिर आपको ये सोचना है कि आज हम 25,000 पे हैं, 10 लाख का 9 लाख मतलब 25,000 की निफ्टी 23,000, नीचे जाने को अपने पास 2,000, ऊपर आपने आने को अपना 75,000, 1 लाख का टारगेट अगर आप 10-12 साल दे रहे हो तो। फिर आप ये सोचो 10 लाख का 9 लाख होएगा, लेकिन कभी ना कभी उसका 30-40 लाख भी होएगा। अगर ऐसा आपका नजरिया तब तो आप लमसम डाल दो, क्योंकि 10 लाख का पहले 9 लाख होके 20 लाख होएगा, या 10 लाख का डायरेक्ट 20 लाख होगा, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वक्त है तो 10 लाख का 20 लाख इंशाल्लाह जरूर होगा। तो आई होप लमसम प्लस एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको जितना पैसा आपके पास है लमसम डालो, साथ में एसआईपी करो, एवरी ईयर एसआईपी को टॉप अप करो, बीच में लमसम डालते रहो, जितना मोटा पैसा लगाओगे उतना ही पैसा आपका बनेगा। देखिए एसआईपी में ना कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब अगर आपने एसआईपी चालू कर दी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 10-20 साल की कोई कमिटमेंट है। एसआईपी को आप कभी तक भी चलाइए, उसको कभी भी बढ़ाइए, उसको कभी भी कम कीजिए, उसको कभी भी बंद कीजिए, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने जो पैसा लगाया वो भी उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, उसको आप कभी भी निकाल सकते हो।
इनफैक्ट पार्शियल निकाल सकते हो, पूरा निकाल सकते हो। मान लेते हैं आपने 10-10 हजार की एसआईपी कर ली, 5 महीना आपका चल गया, 50 हजार हो गया। उसके बाद आपने उसमें 50 हजार लमसम ऐड कर लिया, 1 लाख हो गया। मान लेते हैं मार्केट ने 1 लाख का 1,10,000 कर दिया, 1,10,000 हो गया। अब उस 1,10,000 में आपको किसी वजह से लेट से 60 हजार की जरूरत पड़ गई, आपने 60 हजार निकाले, 50 हजार आपके बचे। लेकिन आपको पता है आपका काम धंधा तो ठीक चल रहा है, तो एसआईपी तो कंटिन्यू कर सकते हो, तो करो कंटिन्यू। फिर 50 हजार का नेक्स्ट महीना 60, 70, इस तरीके से चलता जाएगा। आप एक 10 पे पहुंचे, आप किसी वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, अपने एसआईपी को बंद कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो करना है करो। आपके हाथ में ऐप होगा, हमारा ऐप है शरिया वेल्थ का, या जो भी ऐप से आप इन्वेस्ट करना चाहें, उसमें फीचर्स होते हैं, पूरा आप खुद से मैनेज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है एसआईपी के बारे में। और एक्चुअली ना, ये एसआईपी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी हो जाता है, क्योंकि सीन क्या होता है, मैं देखता हूँ ना, जब भी लोगों को पैसे की जरूरत होती है, सीधा बोले एसआईपी को घूरते हैं, म्यूचुअल फंड को घूरते हैं। क्योंकि और कहां से आएगा पैसा? अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो वो तो खैर बेचने आप बिकता नहीं है, गोल्ड तो बेचना नहीं है ना? तो जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाएगा, 50-60 हजार हो जाएगा, ईएमआई पे आईफोन खरीद लेंगे। थोड़ा और बढ़ गया तो गाड़ी खरीद बाइक खरीद लेंगे। 2-3 लाख रुपए हो गए, डाउन पेमेंट कर दी, कार से लोन उठा ली, लोन से कार उठा ली। थोड़ा और पैसा जमा हो गया, ईएमआई से घर खरीद लिया। तो इस तरीके से ना, एक आम आदमी जो सोचता है कि भाई अपना होएगा, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि ये इजी टारगेट दिखता है, पैसा यहीं से निकलता है। तो ये एक काइंड ऑफ आज के दौर में ड्रॉबैक हो गया है, जिसको एक एडवांटेज मानना चाहिए। तो ठीक है, तो इसको एडवांटेज की तरह लो, लॉन्ग टर्म में बने रहो, तो ही आपका पैसा बनेगा। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लॉक इन पीरियड, कुछ भी नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड की जर्नी में आपको सक्सेसफुल होना है और अच्छी वेल्थ क्रिएट करना है, अपने गोल को पूरा करना है ना, तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली ना मैं सक्सेस मंत्रा बोल रहा हूँ। तो क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं आप 10 हजार रुपए की एसआईपी करते हो और अपन साल का 12% रिटर्न पकड़ते हैं। तो पहले साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो होती है 1,20,000 के आसपास। उस पे आपकी जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न बनता है वो 7,000 के आसपास बनता है। तो जो वैल्यू बनती है 1,27,000 की बनती है। तो आफ्टर द फर्स्ट ईयर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज 94% एंड द रिटर्न इज ओनली 6%। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट ये है, रिटर्न ये है, दिस इज 94%, दिस इज 6%। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगेन 1,20,000 आपने फिर डाले, 10,000 की एसआईपी कंटिन्यू की, 2,40 हो गए। 2,40 की टोटल वैल्यू बनती है 2,70, मतलब बेसिकली 30,000 के आसपास का प्रॉफिट है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,40, आपका टोटल रिटर्न कितना है, 30,000। मतलब अगर आप इसको रेशियो में डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट इज 88% एंड द रिटर्न इज 11%। नेक्स्ट ईयर 12 दूनी 24, 12 ते 36, 360, उसकी वैल्यू बनेगी 430, मतलब रिटर्न कितना है, 70%, 70,000। अब इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 83% एंड द रिटर्न इज 16%। अब अगर आप ये सब चलाते जाओगे तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपके 12 लाख इन्वेस्टमेंट होती है, 12 लाख के करीब 22 लाख के आसपास बनते हैं। ठीक है, और आपका रिटर्न कितना है, 10 लाख के आसपास। मतलब जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, अराउंड उतना ही आपका रिटर्न है। मतलब 50% इज योर इन्वेस्टमेंट, 50% इज योर रिटर्न। तो 10 साल में ये कहानी है। अब जैसे जैसे इसको आप वक्त दोगे, ठीक है, और एक टाइम आप देखोगे 20 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 24 लाख, और आपका रिटर्न कितना है, आपका रिटर्न है 67 लाख, और पूरे आपके 91 लाख बन जाते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट इज 26% एंड रिटर्न इज 73%। तो इससे दोस्तों अपना कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है। ये देखो, इनिशियल फेज में ना आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है और आपके रिटर्न मैटर नहीं करते। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती जाएगी और आपकी रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां देखोगे, फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतनी आपकी रिटर्न है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है, P1+R अपॉन 100 रेज टू n। दिस इज द फॉर्मूला पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, मतलब अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एन, जितना साल आपने दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कितना पैसा डाला आपने वो इंपॉर्टेंट है। और जो रिटर्न है वो तो आप देखो, R/100, वो भी 1 के साथ, मतलब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट ये है ना कि रिटर्न एक्चुअली मैटर ही नहीं करता है। और जब इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या है, जैसे वो डे 1 पे पैसा डालता है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को घूरना चालू कर देता है, तू बढ़, तू बढ़, तू बढ़ता क्यों नहीं है, तू बढ़। और देखो, रिटर्न तो मैटर ही नहीं करता। अब जो रियल एस्टेट और गोल्ड में आज तक लोगों ने इतना ज्यादा पैसा बनाया है, ठीक है फरहान भाई, हाँ, बहुत पैसा बनता है वहां पे। इसलिए बनता है ना, क्योंकि जिस दिन अपन गोल्ड लेते हैं या जिस दिन अपन रियल एस्टेट लेते हैं, कभी ये सोचते ही नहीं अपने को बेचना है ना, कभी वो दिमाग में आता ही नहीं। और म्यूचुअल फंड लिया, शेयर लिया, तो आज बेचू कल बेचू, आजकल तो ये हाल है। आपको एग्जांपल देता हूं, 2014 में हमारे पास ना 2 फ्लैट थे, ठीक है, खारगर में। 2014 में हमने वो फ्लैट है ना, एक फ्लैट हमारा करीब 35 लाख में बेचा।
और आज 2025 26 25 में उस फ्लैट की कीमत ना 50 लाख है। रोज डिस्कशन होता है। अभी हम लोग लंच कर रहे थे, तभी भी डिस्कशन चल रहा था। रोज डिस्कशन होता है इस पे। कभी 50 बोलते हैं, कभी 55 बोलते हैं, कभी 60 बोलते हैं। चलो 55 मान लो, ठीक है। और बड़ा फक्र महसूस होता है कि यार 35 लाख का सोचो बेचे थे, यार उसका 55 हो गया। अफसोस भी होता है कभी कभी कि 35 में फालतू में बेच दिया, 55 हो गया। आपको पता है अगर सिर्फ आपने 12% रिटर्न पकड़ा ना, 6 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो 35 का 6 साल में कितना होना चाहिए था? 70। और नेक्स्ट 6 साल में कितना होना चाहिए था? 70 का 140। मतलब अगर उसको पैसे को यहां पे डाले होते तो 1 करोड़ 40 लाख भी होते, है ना। लेकिन लोग हमारे घर वाले उसी में खुश है, मेरे पेरेंट्स। खैर मैं उसमें कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उनका पैसा है और उनको अलग सेटिस्फेक्शन है उस चीज की, और उनको उसकी वैल्यू है, बहुत मेहनत से कमाए हैं, तो बिल्कुल सही है। बट लेकिन जहां तक मेरी इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरे समझ में तो नहीं बात आती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरे को नहीं समझ आती बात भाई ये। और इसलिए होता है ना, आपने अक्सर सुना भी होगा यार, हमने 1 लाख की जमीन ली थी 1 करोड़ हो गई। अरे होता इसीलिए क्योंकि टाइम देते हो, कंपाउंडिंग देते हो, और जब कंपाउंडिंग का रिटर्न आप पकड़ते हो ना, वही 13% के आसपास आता है, 12-13%। और 12-13% से आपको कैलकुलेशन बताया था कितना होता है। 1 लाख का 2.25 करोड़ होता है हुआ 1 लाख का 2.25 करोड़ हुआ है। लेकिन अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगा होता तो 1 लाख का 8 करोड़ हुआ होता। सिर्फ वक्त देना पड़ता है। एंड यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे यही है ना, ये देखो ना, जो इन्वेस्टर आता है वो डे वन से रिटर्न को घूरने लगता है, और फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स आपको ये समझना है कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपका रिटर्न है। रिटर्न तो मैटर ही नहीं करता है, और जो चीज मैटर नहीं करती इन्वेस्टर उसी पे फोकस करता है। बोले फरहान भाई सबसे बेस्ट स्कीम बताओ। क्यों? बोले सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। अपने को ना डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए, डायरेक्ट प्लान में, रेगुलर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोले थोड़ा एक्सपेंस रेशियो बचता है, उससे हम ज्यादा कमा पाएंगे। अरे क्या कर लोगे? 10 साल तक तो मैटर ही नहीं करता। 1-2% आपने ऊपर ज्यादा कमा लिया, बचा लिया, क्या हो जाएगा? ये देखो क्या हो जाएगा। लेट से आप ये टारगेट कर रहे थे कि चलो, लेट से आपने ये टारगेट किया कि पहले 10 साल में लेट से मेरे को 50 लाख बनाने हैं, ठीक है। 10 साल में 50 लाख बनाने हैं, उसमें से 25 लाख तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख आपके रिटर्न है, ठीक है। आपने बेस्ट स्कीम चूज कर ली, जो कि कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट ठीक है फिर भी चूज कर ली, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 25 लाख इन्वेस्टमेंट पे, मान लेते हैं 30 लाख बन गए, और क्या हो जाएगा? या आपने डायरेक्ट प्लान ले लिया रेगुलर की जगह पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 की जगह में भी हो सकता है आप 30 लाख पहुंच जाओ। हालांकि डायरेक्ट रेगुलर के क्या डिफरेंसेस है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हम आगे कवर करेंगे, बट सी प्रॉब्लम ये ना, इस पे फोकस मत करो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 50 लाख बनाना है तो 25 लाख डालने हैं, ये समझना है आपको। वो 25 लाख के 45 बने, 50 बने, 55 बचो, बाद में सोचेंगे। बट यहाँ पे डे वन से लाख रुपए लगानी है, ऊपर नीचे दिल धड़क रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहा है। और यही हो रहा है ना, पिछले 1 सालों से 10% निगेटिव रिटर्न है। आधे लोग मार्केट से बाहर, बोले फालतू मार्केट है, रिटर्न तो बनता ही नहीं है। मैं बोला कितना पैसा लगा है? बोले 5 लाख रुपए लगे। कितना निगेटिव रिटर्न है? 10%। कितना? 50,000 कम है। अरे भाई 50,000 का पॉजिटिव रहता 10% तो भी क्या कर लेते? 5 लाख का 4.5 लाख हुआ, 5 लाख का 5.5 लाख तब भी कुछ नहीं करते। वो 4.5 लाख हुआ तब भी कुछ नहीं करना, 5.5 लाख हुआ तब भी कुछ नहीं करना, क्योंकि 1 साल के लिए थोड़ी ना आए हो। कंपाउंडिंग तो चालू की 10 साल बाद। एक वो सेटिस्फेक्शन आता है, वो एक अलग बात है कि हाँ यार मेरा पैसा बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। म्यूचुअल फंड में आए हो, लॉन्ग टर्म लेके आओ, और रिटर्न पे फोकस मत करो। आपका जितना टाइम दोगे उतना पैसा बनेगा। जब एक्चुअली कंपाउंडिंग चालू होगी ना, मजा तो उसके बाद ही आना है। अब मान लेते आपने 10 साल में 50 लाख रुपए बना लिए, और मान लेते वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को भी रोक लिया, बोले आप पैसा नहीं डालना है, लेकिन उस पर कंपाउंडिंग चलेगी। और उसके बाद क्या होगा? 5 साल में पैसा डबल। तो पहले 10 साल में 25 लाख इन्वेस्टमेंट, 25 लाख रिटर्न, बोले 25 लाख के खाली 25 लाख बने। अरे भाई तो 25 लाख आपने डाले भी थोड़ी ना साथ में थे, वो तो SIP रूट से 10 साल तक डाल रहे हो, ठीक है। 10 साल हुए, उसके बाद क्या होगा? 10 से 15 में आपके जो 50 लाख 1 करोड़ होंगे। अब इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 25 लाख। रिटर्न कितने हुए? 75 लाख। 15 से 20 में 1 करोड़ का 2 करोड़। 25 लाख इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ 75 लाख रिटर्न। 20 से 25 में 2 का 4 करोड़। स्टिल योर इन्वेस्टमेंट इज 25 लाख एंड गेन देखो। तो जैसा जैसा टाइम दोगे, जब कंपाउंडिंग आएगा तभी पैसा बनेगा। और SIP कर रहे हो और बिना कंपाउंडिंग के कुछ नहीं होना, और कंपाउंडिंग को टाइम लगता है भाई। और तो कम से कम 8-10 साल तक देखो ही मत रिटर्न क्या बन रहा है। चुपचाप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो, तभी कुछ होना है अपना। कितने लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ना सोच सोच के रखा है कि अपनी लाइफ में ना अपन इतना टारगेट करेंगे या इतना पैसा बनाएंगे। कितने लोग ऐसा, ठीक है। और अगर नहीं सोचा तो सोच लो। और सोचना कितना है? जितना भी आपने सोचा है या जितना आप सोच सकते हो उसके आगे ना एक जीरो लगा लो, क्योंकि इतना तो आप पक्का बना लोगे, ठीक है। हमारा एक ग्रुप है, कौन बनेगा करोड़पति। हम लोग जो भी इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ते हैं ना,
जो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं हमारे ऐप शरिया वेल्थ के थ्रू, हम लोग को उन लोगों को उस ग्रुप में ऐड करते हैं, और जब तक जर्नी कंटिन्यू है तब तक हम लोग वहां पे गाइडेंस देते रहते हैं। तो उस ग्रुप का नाम क्या पता है? कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति इसलिए रखा है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कोई यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा वक्त देना है, एंड करोड़पति आप बिल्कुल बन सकते हो। मेरी लाइन याद रखना, सेट योर गोल्स रिडिकुलसली हाई, इफ इट्स अ फेलियर यू विल फेल अबव एवरीवन एल्स। मतलब ये है कि अपने गोल को ऐसा सेट करो ना, कभी फेल भी हो गए ना तो लोगों ने सोचा ना उसके ऊपर ही रहो, है ना। तो उस हिसाब से अपने को अपनी गोल डिसाइड करना है। अब कितना करना चाहिए? तो देखो, मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान 20-25 हजार कमाता है तो उसको ये टारगेट करना चाहिए कि कम से कम जिंदगी में 1 करोड़ तो बना ही लूंगा, 1 करोड़ तो देख ही लूंगा एक बार कभी ना कभी। अगर कोई 50 हजार के आसपास कमाता है तो समझ लो भाई 2-3 करोड़ के आसपास तो देख ही लूंगा। कोई 60-70 हजार कमाता है तो भैया आप समझ लो 8-10 करोड़ तो आपने कर लेने हैं। 1 आध लाख आप कमाते हो तो 10 करोड़ के आसपास का टारगेट आप कर ही लो। 2 लाख के आसपास आप कमाते हो तो भैया 20-25 करोड़ का टारगेट कर लो। 3 लाख आप कमाते हो तो आराम से 30-40 के आसपास कर लो। और उसके ऊपर आप कमाते हो तो 100 करोड़ का टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं कि हम एसआईपी करते हैं, 2,000, 3,000, 5,000 के एसआईपी करते हैं। वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसा समझो कि ये ऐसा रूट है ना जिससे आप कुछ बड़ा भी कर सकते हो, है ना। बस ये ऐसा रूट नहीं है कि ठीक है यार वो कोई बोलता है एसआईपी सही है और कोई किसी का सुन लिया, ये कितना भाई 2,000 ले ले मेरे से, 5,000 ले ले, ऐसा ऐसा मतलब नहीं है। आप अपनी एसआईपी अपनी कैपेसिटी से करो। जिनकी थोड़ी अर्निंग कम है उनके 2,000 भी बहुत है, लेकिन जो अच्छा कमाते हैं वो इसके जरिए आप समझो कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पूरा आपका जनरेशन सेट हो सकता है। तो देखो कितना पैसा इससे बन सकता है। मान लेते हैं आप 2,000 रुपए की एसआईपी करते हो, 25 साल के लिए आप करते हो, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हमने 12% पकड़ा है, एंड एवरी ईयर आप इसको 10% से बढ़ा रहे हो। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले देख लो, अगर आप 2,000 रुपए एसआईपी कर रहे हो 25 साल तक, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 6 लाख, और उस 6 लाख के आपके कितने बनते हैं? उस 6 लाख के आपके बनते हैं करीब करीब 34 लाख, ठीक है। अगर आपने एवरी ईयर उसमें थोड़ा थोड़ा स्टेप अप किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 23 लाख, और आपके बनते हैं 78 लाख के आसपास। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, आप 2,000 एवरी मंथ कर रहे हो, 25 साल तक हमने 2,000 किए, आपके बन गए 34 लाख, यहाँ पे 6 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है। बट एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि एवरी ईयर यू शुड इंक्रीमेंट योर एसआईपी बाय सम परसेंट। एवरी ईयर यू शुड इंक्रीमेंट योर एसआईपी बाय सम परसेंट। यहां पे मैंने 10% लिया, मतलब हर साल 10% से आप एसआईपी बढ़ा रहे हो। 2,000, फिर 10% से बढ़ाया, फिर 10% से बढ़ाया, फिर 10% से बढ़ाया। इस तरीके से एवरी ईयर आप बढ़ा रहे हो, और एक टाइम आएगा जब आप 20,000 की एसआईपी करोगे। अब देख के चौंक जाता है, अरे फलान में मैं कमाता 20,000 हूं, 20,000 की एसआईपी कैसे करूंगा? आप कर लोगे, क्योंकि ये 20,000 आज के 2,000 के बराबर है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी वैल्यू कहां तक बनती है? 78 लाख। और होना ही चाहिए ना भाई, मेरी बात समझो ना, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आज आप 2,000 कमा रहे हो या 2,000 बचा रहे हो तो 5 साल बाद भी उतना ही करोगे 2,000। महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना, और 2,000 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको स्टेप अप करना जरूरी है, और स्टेप अप का फीचर ऐप में डायरेक्टली होता है, ठीक है। आप चाहो तो हमारे ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहां पे स्टेप अप का फीचर एवरी होता है। खुद ब खुद आपकी एसआईपी 10% से खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अब फरहान भाई, कुछ टाइम पहले तो आप बोल रहे थे एसआईपी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी तक भी डालो, कभी तक भी निकालो, कभी भी बढ़ाओ, कभी भी कम करो, सब चलता है। और अभी आप सीधा 25 साल का बता रहे हो, भाई ऐसा नहीं है। आप कितने साल के लिए भी देख सकते हो। आप इसको मालूम मालूम पड़ा आपको सिर्फ 10 साल देखना है, 10 साल देख लो। और मैं बोल रहा मैं 50 का ऑलरेडी हूं बोलता है कोई, अब 75 तक थोड़ी ना चलाऊंगा। कोई बात नहीं, 10 साल का देखना है, 10 साल का देख लो। ये देखो 10 साल का, 10 साल में आपके कितने पैसे बनते हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक रोड मैप है, ठीक है। जरूरी नहीं, और कोई इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। आप मान लो आप हो 25 के, आपने सोचा मैं 25 साल तक एसआईपी करूंगा, बट खुदा ना खास्ता आने वाले 8-10 साल में कुछ ऐसा हुआ कि यार आप एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बंद कर दो। कहीं पे भी बंद कर सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। बस एक रोड मैप दिया हो कि अगर ऐसा चलाओगे तो यहां तक पहुंचोगे। स्टेप अप में फरहान भाई 10%, जरूरी नहीं है आप 5% से स्टेप अप करो। फरहान में हम तो बिजनेसमैन, हमको नहीं समझ में आता कि हर साल 5% हम बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। कोई बात नहीं, आप क्या करो, 2,000 की एसआईपी है ना, ये जो भी अमाउंट है उसको कंटिन्यू करो, लेकिन जो बीच बीच में जो पैसा है ना उसको आप लमसम के तौर पे टॉप अप करो, बीच बीच में लमसम में डालते रहो। तो जिस तरीके से चलेगा, बढ़ता रहेगा, और उस तरीके से आपका पैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब 5,000 के एसआईपी करोगे महीने के,
15 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, 15 लाख के आपके कितने बनते हैं? 85 लाख के आसपास बन जाते हैं। स्टेप अप करोगे तो 2 करोड़ के आसपास बन जाते हैं। ठीक है, अब 5,000 की एसआईपी कौन कर सकता है? आराम से जो 40-50 हजार महीने के कमाता है वो आराम से 5,000 की एसआईपी कर सकता है। अब 50,000 कमाता है, 5,000 की एसआईपी करेगा, समझ लो 45,000 ही कमाता है, आराम से 2 करोड़ बना लेगा, है ना। और सिंपल फरहान में पैसा तो बचता नहीं है। अरे भाई जिसको 50,000 कम है ना, उसको 45,000 भी कम है ना। मतलब इंसान को जितना भी पैसा तो कम ही पड़ता है भाई, तो समझ लो उतना कम कमाते हो। ठीक है, अब वही सेम चीज नॉर्मल चलाओगे तो नॉर्मल चलेगा, स्टेप अप चलेगा तो स्टेप अप चलेगा। ठीक है, अभी कोई है जो 10,000 की एसआईपी करता है, 60-70 हजार कमाने वाला 10,000 की एसआईपी करना चाहिए उसको, आराम से 4 करोड़ तक पहुंच जाएगा स्टेप अप करता है तो। ठीक है, अब यही तो मैंने बोला था आपको, स्टार्टिंग में अपना गोल बना लो। अब कोई 1 आध लाख कमाता है, 20,000 की एसआईपी तो कर ही सकता है, आराम से 8 करोड़ के आसपास तो पहुंच जाएगा। एंड दैट टू इट इज ऑन कंजर्वेटिव साइड 12%। और आप देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड ने इससे ज्यादा रिटर्न दिया है ना। तो वही बात है भाई, लेट्स प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द, क्या बोलते हैं, नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हो। 30,000 की एसआईपी करोगे तो आराम से 12 करोड़ के आसपास पहुंचोगे। 50,000 की एसआईपी, जो इंसान 2 लाख रुपए महीने के कमाता है 50,000 की एसआईपी कर सकता है, 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो इंसान 1 लाख की एसआईपी करेगा, देख लो 40 करोड़ के आसपास पहुंचता है। फरहान भाई को 1 लाख की एसआईपी करता है क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 500 की एसआईपी करते हैं, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 2.5 लाख की एसआईपी करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम 2.5 लाख है, बट मैंने तो देखे हैं ऐसे भी जो 10-10 लाख की एसआईपी करते हैं, है ना। तो भाई बड़ी एसआईपी करो, और एसआईपी को ऐसा छोटा मोटा टूल मत समझो, और कुछ बड़ा टारगेट सेट करके ना एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन का सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट है ना आज के दौर में कि जब आप रिटायर हो जाओ ना, तो आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, आपके पास ना कोई पैसिव इनकम होना चाहिए जो कि आपके खर्चों को टेक केयर करे। तो इसके लिए ना पिक्चर में आता है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी का मतलब है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो जैसा एसआईपी होता है, एसआईपी में क्या होता है, एवरी मंथ आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, और एक कॉर्पस बनाते हो, और जो आपका कॉर्पस बन गया ना, उसी में से एवरी मंथ आप एसडब्ल्यूपी करते हो। तो जो लोग यंग है उनके लिए कॉन्सेप्ट आता है एसआईपी टुडे, एसडब्ल्यूपी टुमारो। मतलब कोई 35 का है, वो 25 साल तक एसआईपी करेगा, 60 साल की उम्र में जो उसका कॉर्पस बना उसी में से एसडब्ल्यूपी करेगा, पेंशन लेगा। तो जरूरी नहीं कि एसआईपी करने के बाद ये एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अब कोई ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, ठीक है, वो डायरेक्टली कॉर्पस डालेगा, उसमें से एसडब्ल्यूपी करेगा, तो जो बिल्डिंग फेस है एसआईपी वाला उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली पैसा बनाना है, एसआईपी करना पड़ता है। एक बार पैसा बन जाए, उसके बाद मंथली पेंशन अगर आपको चाहिए तो एसडब्ल्यूपी करना पड़ता है। तो आज के दौर की रिक्वायरमेंट ये है ना कि भाई रिटायरमेंट के बाद ना अपने को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और अगर आप मान लेते हैं कि आप यंग भी हैं, तो क्यों भाई आपको 60 साल की उम्र तक काम करना है? कोशिश करो कि यार जल्द से जल्द अपना इतना पैसा आ जाए कि यार अपना रिटायरमेंट टेक केयर हो जाए, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाए। आप 25 के आज से अगर सोच रहे हो तो सोचो ना 40-45 तक ही काम हो जाए। क्यों आपको 60 साल तक काम करना है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है ना कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम करे, पैसिव इनकम बने। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड का जो ओनर है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है ना कि अगर आपके जो पैसिव इनकम है आपके खर्चों से ज्यादा है, तो यू आर फाइनेंशियली फ्री। मतलब आपके मान लेते खर्चे लेट से 25,000 है और आपकी पैसिव इनकम 30,000 है, तो यू आर फाइनेंशियली फ्री। अगर आप मान लेते 2 लाख रुपए महीना कमाते हो लेकिन आपके खर्चे 2.5 लाख रुपए हैं, तो यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। मतलब आपकी अर्निंग कितनी है ना, दैट डजंट डिसाइड फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके खर्चे अगर आपकी पैसिव इनकम से टेक केयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम, मंडे मॉर्निंग उठो ना तो सोचो आज क्या करना है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। मतलब बेसिकली अपने को ना ऐसा काम करना चाहिए ना लाइफ में जो जो जबरदस्ती से ना हो, मजबूरी से ना हो। अगर वो आप लाइफ में अचीव कर पाओगे ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये सब किस तरीके से अचीव हो पा सकता है? एसडब्ल्यूपी से एक अच्छा कॉर्पस बनाओ, उसी से मंथली विड्रॉल चालू करो, तो आपका फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाता है। अब एग्जांपल देता हूं मैं कैसे हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं आप 1 CR का कॉर्पस आप पहुंच जाते हो, एग्जाम्पल। ठीक है, अब 1 CR पे अगर मान लेते हैं आपको साल का 12% का रिटर्न बनता है, ठीक है, तो 1 CR पे साल का 12% मतलब 12 लाख रुपया, मतलब 1 लाख मंथली। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को देखो, सबके लिए डिफरेंट है। कोई ये बोलेगा कि नहीं मेरे को तो 1 लाख रुपए महीना काफी है, कोई बोलेगा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, कोई बोलेगा 50,000 चाहिए, कोई बोलेगा 10,000 चाहिए।
है ना। तो डिपेंड्स, मैं जनरली मान रहा हूं कि चलो 1 लाख रुपए अगर मिडिल क्लास को मिल रहा है तो फाइनेंशियली फ्री है, और आपने अगर आपको 2 लाख का कैलकुलेशन चाहिए तो अपने हिसाब से 2 लाख का कर लो। तो 1 करोड़ पे 12% मतलब मंथली 1 लाख रुपया, मतलब यू आर फाइनेंशियली फ्री। तो 1 करोड़ रुपया बनाओ, महीने का 1 लाख रुपया SWP करो एंड यू आर फाइनेंशियली फ्री, है ना। क्योंकि और इसमें भी क्या होगा, ये जो 1 करोड़ है ना, ये एज इट इज है, ये कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि आप तो सिर्फ रिटर्न खा रहे हो 12% का, है ना। आप तो रिटर्न खा रहे हो, तो आपका ओरिजिनल कैपिटल विल रिमेन एज इट इज। तो मोटा मोटा आप समझो कि इस तरीके से SWP करके आप अपना पेंशन प्लान बना के यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। और ये सोचो ना, मतलब 1 करोड़ आपने बना लिया, ठीक है, या जो भी अमाउंट आपको लगे, और उसके बाद मान लेते हैं आपने जॉब क्विट भी कर लिया, कुछ और काम कर लिया, और आपके खर्चे टेक केयर हो रहे हैं, तो ये जो पैसा है ये तो बढ़ता रहेगा कंपाउंडिंग की वजह से। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा तब जाके SWP स्टार्ट करो। तो जरूरी नहीं जैसे कॉर्पस बने SWP स्टार्ट करो, है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे कैच और भी हैं। ये कॉन्सेप्ट और बहुत डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप हमारी ये वीडियो जरूर चेकआउट करो। इसमें मैंने क्लियरली बताया कि क्या आप 1 करोड़ रुपए लेके रिटायर हो सकते हो। इस वीडियो में पूरा मतलब SWP के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा है, तो ये दोनों वीडियो देखो। देखो प्रॉब्लम क्या है कि 1 करोड़ से आपने 1 लाख रुपए महीना लिया, लेकिन आज के 1 लाख रुपए आपको 5 साल के बाद 1 लाख काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चे आपके और बढ़ जाएंगे महंगाई की वजह से। तो ये पूरा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एक आपको सेट कर देगा माइंड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यार एक आध फिगर तक मैं पहुंचूं, उसके बाद मंथली कुछ विड्रॉल करूं और मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। ये कितना करना है, क्या करना है, इसके लिए पूरी प्लानिंग की जरूरत है। आप अगर मेरे को पूरा प्लानिंग अब मेरे से चाहते हैं तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और इस पर हम लोग डिस्कशन करके आप हमारे साथ जुड़ के शरिया वेल्थ ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आप इन्वेस्टेड हो, आपको जो भी गाइडेंस लगेगी वो हमारी तरफ से मिलेगी। कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है, वो सब हम आपको बता देंगे। देखो लाइफ में मजा कब है मालूम है, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 CR के आसपास पहुंच गया ना, तो आपकी लाइफ सेट है। लाइफ छोड़ो, आपकी ना आने वाली पूरी जनरेशन सेट है। कैसे? 10 CR पे अगर आपने 12% का भी रिटर्न पकड़ा, ठीक है, तो कितना होता है 1.2 CR पर ईयर। अगर मंथली में बोलूं 10 लाख रुपए महीना, मतलब 10 लाख रुपए महीना आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी अगर आपका पोर्टफोलियो 10 CR पहुंच गया तो। ठीक है, अब उस 10 CR में 10 लाख रुपए महीने में मान लेते हैं आप 5 लाख रुपए महीना खा भी लेते हैं, ठीक है, आप आपके बच्चे जो भी 5 लाख रुपए खा जाते हैं, फिर भी 5 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा, 10 CR पे आपका रिटर्न था 1.2 CR, 5 लाख महीना मतलब 60 लाख रुपए आपने खा लिए, फिर भी आपके 60 लाख बचे। मतलब जो आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है ना, पैसिव इनकम निकालने के बाद, SWP करने के बाद भी 60 लाख से बढ़ जाएगा, मतलब 10 करोड़ 60 लाख बनेगा। फिर कितना होगा, 11 करोड़ 20 लाख। इस तरीके से चलता जाएगा। और इसके बाद अगर आपने यहाँ पे आपको 20-25 साल का वक्त दे दिया ना, तो ये आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ बन जाएगा भाई। ये आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ बन जाएगा। मान लेते 60 की उम्र में भी आप यहाँ पहुंच गए, बाय द टाइम यू बिकम 85-90, आपका पोर्टफोलियो ना पैसिव इनकम निकालने का भी 100 करोड़ होगा। फरहान भाई इतना लंबा कौन सोचता है, 85-90 की बात कर रहा हूं। अरे भाई, आज अंबानी क्या सोच रहा है, आज अंबानी जो बिजनेस कर रहा है वो कौन चला रहा है अंबानी का बिजनेस, उसके बेटे चला रहे हैं, है ना। दमानी का बिजनेस दमानी के बेटे चलाएंगे। एंड इनफैक्ट उतना बड़ा छोड़ो, आज गली मोहल्ले की लोकल बिजनेस, नुक्कड़ की दुकान, वो भी उनके बेटे चलाते हैं। मतलब जब आप बिजनेस कर रहे हो तब तो आप ये सोचते नहीं हो कि यार ये बिजनेस का मेरे को बंद करना है कभी, या आगे चल के क्या होएगा। बाय डिफॉल्ट है बच्चे चलाएंगे। कोई रियल एस्टेट लेते हो तो सोचते नहीं हो यार ठीक है हम जब तक हैं तब तक रहेंगे, बाद बच्चे रहेंगे। तो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सोच क्यों नहीं अपनी, क्योंकि इवेंचुअली आप समझिए कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस, है ना। मतलब बिजनेस ही है ना एक तरीके से, तो बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है जब तक है आप ठीक है ना। और ऐसा तो है नहीं भाई, आप भी तो एंजॉय कर रहे हो ना, और आपके चले जाने के बाद ये जो बिजनेस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चों तक। और अगर आपके बच्चों ने इसको प्रॉपरली मैनेज किया तो सोचो कंपाउंडिंग होके पैसा कहां जाएगा। तो आपके पास ये मौका है ना कि आप अपनी लाइफ बेहतर तो ठीक है, आपके पास आने वाली पूरी आपकी नेक्स्ट जनरेशन सेट करने का आपके पास मौका है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो बस ऐसा है कि रैंडमली कुछ भी एसआईपी मत करो भाई, कुछ बड़ा टारगेट लेने की यहाँ पे कोशिश करो। और ये अचीव कैसे होगा, 10 CR, अरे फौरन भाई 10 CR कैसे बनेंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। 20-25 हजार की एसआईपी सही से कर लिया ना, आराम से अगर थोड़ा सा वक्त दिया 10 CR के आसपास आराम से पहुंच जाओगे। अगेन 10 CR इज अ नंबर फॉर फ्यू पीपल, 5 CR इज ऑल्सो इनफ, या अपने हिसाब से आप देख लो। बट पॉइंट ये ना कि आज तक हमने सोचा ही नहीं ना क्या ऐसा भी कुछ अपनी लाइफ में हो सकता है ना। तो आज से सोचो, जब सोचोगे तभी कुछ होगा। एंड इंप्लीमेंट करो, स्टेप्स लो, और इसको अचीव करने की कोशिश करो। नहीं पहुंचे 10 CR तक फरहान भाई, अरे कोई बात नहीं, 10 CR आप सोचोगे तो 6-7 तक तो पहुंचोगे, 8 तक तो पहुंचोगे, सोचोगे नहीं तो कहां पहुंचोगे।
है ना? ऐसा तो नहीं होगा 10 CR सोच के आप 1 CR पे जा रहे हो, है ना? तो सोचो और उसको इंप्लीमेंट करो और उस पे लगे रहो, तो इंशाल्लाह ये सब पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है ना कि फरहान भाई अपने को कितना एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आपको दूंगा और किस तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है एसआईपी के थ्रू, तो क्या एक्चुअली आपको कितना एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आपकी इनकम कम है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। कितने से करना चाहिए? 500 रुपए से करो, 1000 रुपए से करो, आपसे जो बनता है उससे एसआईपी करो, क्योंकि कुछ तो काम आएगा आपके, कोई भी इमरजेंसी आ गई कहीं, कुछ तो काम आ जाएगा, है ना? कुछ एक तरीके की आपकी सेविंग रहेगी, एक तरीका आपका इमरजेंसी फंड रहेगा। आपसे जो बनता है आप उससे स्टार्ट करो। और अगर आप वेल टू डू हैं, अच्छे से प्लान करना चाहते हैं कि हमको कितना एसआईपी करना चाहिए, तो फिर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन देखना चाहिए। बस इसका उसका सुन लिया, किसी का 2000 कर लिया, 5000, ऐसा नहीं होता भाई। प्रॉपर प्लानिंग करके करो, क्योंकि देखो ना, आपके लाइफ के गोल के हिसाब से आपको एसआईपी करना चाहिए। अब गोल क्या होते हैं, जैसे मैं आपको सैंपल बता रहा हूं कि अब जैसे अब मैं राइट नाउ 35, तो मेरे दो बच्चे हैं। ठीक है, एक लड़का एक लड़की है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लड़का और लड़की की एजुकेशन एंड मैरिज, ये मेरे लिए गोल हो सकता है। उसके बाद मान लेते हैं मुझे हज को जाना है, ये मेरे लिए गोल हो सकता है। उसके बाद मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने को पेंशन चाहिए, ये मेरा एक गोल है। और मेरे को घर बनाना है। ठीक है, तो ये मेरा गोल है। तो बेसिकली इन गोल के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे प्लानिंग बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, अब मेरे फिलहाल जो लड़का है उसकी एज है करीब 6 साल के आसपास। तो मान लेते हैं कि मुझे 13 साल के बाद उसको 10 लाख रुपए चाहिए एजुकेशन के लिए। आज के दौर में मैं ऐसा समझ रहा हूँ इंजीनियर बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं 10 लाख रुपए लग जाते हैं। 13 साल बाद कितने लगेंगे इन्फ्लेशन की वजह से? 21 लाख। ठीक है, तो 21 लाख की मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये केस में अगर मैं नॉर्मल एसआईपी करता हूं, ठीक है, तो मुझे लगेंगे 5,961। अगर मैं स्टेप अप करता हूं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अभी अगर 12-13 साल की बात है, तो एवरी ईयर मेरी सैलरी बढ़ रही, इनकम बढ़ रही, मेरी एसआईपी तो बढ़ेगी। अगर मैं स्टेप अप करता हूं तो मेरे को इतनी एसआईपी करनी पड़ेगी 3,666 की, अगर मेरे को एक बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो। अब अगर आपको डॉक्टर बनाना है तो एक जीरो यहां ऐड कर लो, एक जीरो यहां ऐड कर लो। अब वो तो डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेरी एक बच्ची है, वो 1 साल की है। अब 1 साल की बच्ची है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 साल का एस्टिमेशन पकड़ा है। अब लड़के के लिए तो 10 ही लाख पकड़ा है। क्यों? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसकी शादी तो खुद ही कर लेगा। बच्ची की बात है तो मैं एजुकेशन के साथ शादी करने की जिम्मेदारी भी मेरी मानता हूं। तो मेरे को चाहिए 15 लाख। 6% से इन्फ्लेशन, आज के 15 लाख मतलब मान लो मोटा मोटा 5 लाख की एजुकेशन, 10 लाख की शादी, अब जो भी जैसा मानना मान लो। ठीक है, तो मुझे लगेंगे 48 लाख। उसके लिए मुझे एसआईपी करनी पड़ेगी। कितनी? यहाँ पे दी हुई है, नॉर्मल एंड स्टेप अप। ठीक है, तो मैं 25 का हूं, 55 साल तक मेरे दोनों गोल खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, मुझे हज को जाना है। ठीक है, अब मैं आज कितना 35 का हूं ना, तो मैं 45 में सोच रहा हूं मेरे को हज को जाना है। ठीक है, आज के दौर में हज की कीमत कितनी है? 8 लाख। तो 6% से अगर आप बढ़ाते हो तो हज की कीमत कितनी हो जाएगी? 14 लाख के आसपास। अब उसके लिए कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी? 2 लोग की 8 लाख, हज कमेटी से बोल रहा हूं। 6,300 के आसपास स्टेप अप करते तो ये बन जाता है। अब मैं 55 की साल में मैं अपना घर बनाना चाहता हूं। ठीक है, आज वो जो घर में लेना चाहता हूं वो 80 लाख का है। 6% से अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसकी कीमत हो जाएगी करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास। अब उसके लिए मेरे को कितना एसआईपी करना पड़ेगा? 20 साल के लिए करना है। अगर मैं 27,000 की नॉर्मल और स्टेप अप के हिसाब से 13,000 के आसपास। 60 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट भी चाहिए। ठीक है, अब रिटायरमेंट अगर मेरे को चाहिए तो 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए मेरे को रिटायरमेंट के लिए, ताकि मेरे को मंथली पेंशन मिले। उसके लिए कितना एसआईपी करना पड़ेगा? 17,000 की नॉर्मल एंड 7,600 की स्टेप अप। तो अगर इन सब को आप जोड़ते हो तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल एसआईपी आपकी बनती है वो 46,000 के आसपास बनती है, और जो स्टेप अप बनती है वो 32,000 के आसपास बनती है। तो अब ये किसके लिए हो सकता है? ये उनके लिए हो सकता है जो 1 आध लाख रुपए कमा लेते हैं। 30 एक हजार का ये कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, घर बाद में लेना है तो अभी उनको रेंट पे रहना है। 10-15-20 हजार का रेंट लग जाएगा, बाकी बच्चों की एजुकेशन है, खर्चे हैं। तो 1 आध लाख कमाने वाला मेरे को लगता है कर सकता है, और इसी पे आप फोकस करोगे तो चल जाएगा। क्यों? लेकिन मेक श्योर दैट एवरी ईयर आपको उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, है ना? अब कोई बोलेगा नहीं फरहान भाई अपनी तो इतनी इनकम ही नहीं है, इतना तो हम कमाते नहीं, हम इतना एसआईपी कैसे करेंगे? अरे भाई कुछ तो करोगे। अब आपके एक लड़का एक लड़की है, फरहान में हम नहीं कमाते, अरे कोई बात नहीं, कुछ तो एसआईपी करो, कम से कम बच्ची के तो काम आएगा, है ना? तो कुछ नहीं करते तो इसमें कुछ तो गोल करो, और वेल टू डू हो तो इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके आपको अपने एसआईपी का सोचना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा। आज ना मुसलमान पूरी तरीके से ना इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। आज से कुछ साल पहले मुझे एक फोन खरीदना था, तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई कोई एक फोन बता, है क्या मार्केट में?
तो उसने बोला कि उसका एक फ्रेंड है जो एक फोन बेचना चाह रहा है, आईफोन। मैंने बोला कितने का है? 50,000 का दे रहा है। तो मैंने बोला ओरिजिनल कितने का था? बोलते ओरिजिनल 60,000 का था। तो 60,000 का 50,000 में दे रहा है, सिर्फ 3 महीना यूज हुआ है। मैंने बोला 3 महीने में 10,000 कम कर रहा है क्या? क्यों, क्या क्या बात है? तो उसने कहा उसका जो फ्रेंड है वो 10,000 की उसकी पहली जॉब लगी थी, उसने 7,000 की ईएमआई पे आईफोन खरीद लिया। अब वो ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने आईफोन को बेच रहा है। तो खैर वो फोन तो मैंने खरीदा नहीं, मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका फ्यूचर बताता हूँ। वो क्या करेगा पता है? बड़ी मुश्किल से 2-3 साल में बड़ी मुश्किल से अपने आईफोन के ईएमआई को खत्म करेगा। जैसे उसके आईफोन की ईएमआई खत्म हो जाएगी, एक बाइक उठा लेगा ईएमआई पे, है ना? फिर वो जैसे ही ईएमआई खत्म करेगा, फिर एक कार उठा लेगा ईएमआई पे। जैसे ही कार का ईएमआई खत्म हो जाएगा, एक घर ले लेगा लोन पे ईएमआई पे, और उसको भरता रहेगा, और 60 साल की उम्र तक जिंदगी इस तरीके से चलती जाएगी। जिस दिन घर लेगा ईएमआई पे, उसी दिन कुरान खानी करेगा। बोलेगा क्या, घर ले लिए, और घर किसका? बोले बैंक का, एंड कुरान खानी भाई साहब कर रहे हैं। एंड ये चलता जाएगा 60 साल की उम्र तक। 60 साल में बड़ी शान से बोलेगा भाई जिंदगी में ना इज्जत बहुत कमाई, पैसा नहीं कमाया। क्योंकि जो इंसान ईएमआई के चक्कर में फंस गया ना भैया, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो अपने इस्लाम में जो चीजें हैं वो बहुत सही चीजें हैं, मतलब दुनिया के हिसाब से भी, आखिरत के हिसाब से भी। अगर किसी वजह से इंटरेस्ट को गलत बोला गया है तो उसके पीछे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जो है ना, वो आखिरत तो बर्बाद करेगा ही करेगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। और कभी वो लोन लेके, है ना, घर का ईएमआई भरते भरते कभी वो भाई साहब निकल लिए, तो पता नहीं भाई उसका क्या होना है। बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू लिव वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाई वेल। जिंदगी तो भाई हर कोई जी रहा है, सिर्फ अच्छे से जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से मरना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो अपने आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनका क्या होगा? अगर लोन लिया है, लोन वोन खत्म करके तौबा वबा करके मरे हो तो फिर भी एक बार समझ में आता है। अगर लोन लेके मरे हो तो क्या होगा? आखिरत में तो पकड़े ही जाओगे। प्लस अपने जो डिपेंडेंट है उनका क्या होगा? मुझे ना कुछ दिन पहले एक फोन आया, और उसने मुझे बताया, उस शख्स ने, कि फरहान भाई मेरे को ना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, हलाल तरीके से इन्वेस्ट करने हैं, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में करने हैं। मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया, ऐसा ऐसा कर, ये फंड में ले ले, अभी थोड़ा डाल, फिर मार्केट जब गिरेगी और थोड़ा डाल, जो भी पूरा डिस्कशन हुआ। और जब फोन डिस्कशन खत्म हो रहा था तो उसने बताया कि ये पैसा उसको उसके अब्बा से एलआईसी का पैसा मिला है, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया अचानक से, और एलआईसी का पैसा 10 लाख इसको मिल गया। तो अब देखो, मैं इस बारे में, खैर मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं जानता, बट मुझे ऐसा लगता है, जो मुफ्ती मौलाना लोग ज्यादा जानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार, जहां तक मैंने सुना है कि अगर कोई चीज विरासत में मिलती है तो जिसे मिली है उसके लिए तो जायज है, उसका गुनाह उसको होगा जिसने गलत तरीके से कमाया है। मतलब अगर बच्चे को 10 लाख रुपए मिले हैं तो वो 10 लाख इसके लिए तो जायज है, लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए? उसके अब्बा के लिए, जिसने एलआईसी से गलत तरीके से ये पैसा निकाला। ऐसा मुझे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने उससे सिंपल से कहा, भाई देख, ठीक है यार, तेरे लिए तो सही है, तू इस पैसे को तेरे लिए हलाल भी है, तू इसको इन्वेस्ट भी करेगा, बढ़ाएगा भी, लेकिन इसका गुना तेरे अब्बा को तो होगा ना, जो ये गलत काम करके गए। तो खैर उसने कुछ टाइम सोचा, और फिर बाद में उसका फोन तो मुझे कभी आया नहीं, है ना? तो उस अब्बा ने क्या कर लिया, अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के चक्कर में अपनी आखिरत को खराब कर दिया। तो पॉइंट ये ना कि आज मुसलमान ना इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और जो शरिया वेल्थ है, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है, इट्स एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कि आप अपनी जिंदगी के जो भी गोल हैं उसके लिए आप प्लानिंग करो, और इंटरेस्ट फ्री तरीके से शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और गोल अचीव करने की कोशिश करो। अब होगा क्या? बस होगा ये ना कि जब ईएमआई पे घर लेते हो तो आज आपका घर है, एसआईपी करके धीरे धीरे करके घर लोगे, तुम्हें भी 10-15 साल बाद मिलेगा, लेकिन दैट इज फाइन, इट डजेंट मैटर, है ना? बस एक वो रहते रहना तो है ही ना भाई, रेंट पे रहो, खुद के घर पे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मिशन है उसकी शुरुआत कहां से हुई मैं बताता हूं आपको, कि मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, वो मेरा भाई है। उसका सीन ऐसा था कि वो 12-13 हजार रुपए कमाता है, वेल्डर है। तो उसकी बच्ची है, तो उसके पीछे मैं पड़ा था, भाई अपनी बच्ची के लिए एसआईपी कर, अपनी बच्ची के लिए एसआईपी कर, और फिर बाद में वो मान समझा बात को, और उसने 500 रुपए की अपनी एसआईपी स्टार्ट की। तो इससे होगा क्या कि जब उसकी बच्ची बड़ी होगी ना, तो एटलीस्ट उसकी बच्ची की शादी के लिए उसको किसी के पास पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, है ना? तो यहां से मकसद की शुरुआत हुई। फिर उसका एक लड़का भी है। बोले फरहान में उस लड़के का क्या? लड़के का पता नहीं, वो मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट मेरा पॉइंट ये है कि एक काम तो हुआ उसकी जिंदगी में, है ना? बच्चे की शादी के लिए तो काम हो गया। क्योंकि सीन क्या है कि अगर वो नहीं इन्वेस्ट करेगा 500 रुपए, आज के दौर में मैं समझता हूँ बहुत 10-12 हजार कमाने वाले को 500 रुपए भी बचाना डिफिकल्ट है, बट वो नहीं करेगा। और सच में जब उसकी बच्ची उसके सामने बड़ी होकर ठहरेगी, तो पैसा कहां से लाएगा, है ना? फिर उसको वो टाइम पे इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा। और वैसे जिनके सैलरी कम रहती है, ऐसे लोग को तो आप समझो ना कि लोन भी कोई नहीं देता, उनको तो महीने के 2-3% पे लोन भी लेना पड़ता है, और चक्का उसी में चलता रहेगा। तो यहां से मिशन की शुरुआत हुई, उसने एसआईपी अपनी स्टार्ट कर दी। फिर कुछ टाइम जाने के बाद ना उसकी वाइफ को किडनी स्टोन हो गया।
ठीक है। तो अब किडनी स्टोन के इलाज के पैसे कहां से आएंगे? तो जो एसआईपी वो जमा कर रहा था अपनी बच्ची के लिए, उसी इसमें से उसने कुछ पैसे निकाले और अपनी वाइफ का इलाज कर दिया किडनी स्टोन का। और फिर उसने क्या किया, जो एसआईपी है उसको 500 की जगह 1000 किया। उसने बोला फरहान भाई ये सिस्टम तो सही दिख रहा है, अब अपने को क्या करना है, थोड़ा बढ़ाना है, जो हम हमने निकाला ना उसको अपने को कंपेंसेट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहां से मकसद की शुरुआत हुई। फिर मुझे याद है कि मेरे अर्ली जब मैंने काम स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड का, तब मेरे को शरिया वेल्थ का तो एक ट्रक ड्राइवर का फोन आया मेरे को मुमरा से। तो उसकी 2 बेटियां थी। तो वो सोच रहा था, अरे उससे जब बात हुई तो उसने मेरे को बोला, फरहान भाई अच्छा अपनी चीज बताई, वरना मैं अपनी बच्चियों के लिए ना सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डालने वाला था। अब आपने मेरे को बताया तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों के लिए 1-1 हजार की अपनी एसआईपी चालू करता हूँ ताकि इन दोनों बच्चों की शादी हो। अब आप बताइए, वो जो ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, या फिर मेरा भाई है, ट्रक भाई तो चलो ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रक ड्राइवर बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं मैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं। कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात ही अच्छा है, फुकट का थोड़ी ना किसी का खा रहा है। तो जब उसकी बच्चों की शादी होगी, क्या लगता है किसको फोन करेगा पहला? अपने माँ बाप के बाद और शायद कुछ भाई बहन के बाद शायद सबसे पहला कॉल वो मेरे को करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ना लोगों की, अब कुछ लोग ऐसे हैं हमारे पास जो उम्रा जाने के लिए पैसा जमा रहे हैं, हज को जाने के लिए एसआईपी करते हैं, तो इस तरीके से लोग हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं और अपने जो जायज जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट फ्री तरीके से। तो शरिया वेल्थ का एक पर्पज है, इट्स एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि मुसलमान लोग इंटरेस्ट से बचें और अपने जो हलाल कमाई है उसको हराम तरीके से इन्वेस्ट करके पूरा दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद ना कर दे। फरहान भाई आपकी बात तो समझ में आ गई, हम लोग को एसआईपी स्टार्ट भी करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, शरिया वेल्थ के मिशन के साथ जुड़ना भी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि आपकी कितनी फीस है या आपके कितने चार्जेस हैं। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट प्लान, एक होता है आपका रेगुलर प्लान। और हर एक एएमसी को, हर एक स्कीम को डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान देना जरूरी है। जैसे टाटा एथिकल फंड डायरेक्ट प्लान, टाटा एथिकल फंड रेगुलर प्लान, टोरस एथिकल फंड डायरेक्ट प्लान, टोरस एथिकल फंड रेगुलर प्लान। अब वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्ट प्लान में ना एक्सपेंस रेशियो रहता है 1% के आसपास, एंड रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो रहता है 2% के आसपास। आसपास इसलिए मैं कह रहा हूं ना क्योंकि हर एक स्कीम का डिफरेंट होता है। तो रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान से 1% का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, और जो 1% का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है ना, वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर हमको मिलता है। तो आप बोलोगे कितना डिफरेंस होता है, तो मान लेते हैं, और ये 1 और 2% ना साल का होता है। तो मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो डायरेक्ट प्लान में आपका साल का 1% मतलब 1 हजार रुपए कटेगा, रेगुलर प्लान में आपका साल का 2% मतलब 2 हजार कटेगा। अब ये जो 2 हजार है, मतलब हमको तो 1000 मिलता है, तो वो कैसे मिलता है, ये तो साल का है ना। अब उसको अगर 12 महीने में आप डिवाइड डिवाइड करोगे तो 60-70 रुपया महीने का, मतलब ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख वी गेट 60-70 रुपीज पर मंथ। तो यही दोस्तों हमारी जो अर्निंग है यही है, हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर लोगों को कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि फरहान भाई डायरेक्ट से जाना चाहिए कि रेगुलर से जाना चाहिए। देखिए, मेरा तो 100% ऐसा मानना है कि आपको रेगुलर प्लान से ही जाना चाहिए, और डेटा भी ऐसे ही बताता है कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर है, सिर्फ 5% इन्वेस्टर ऐसे हैं ना जो अपनी जर्नी को 5 साल के ऊपर कंटिन्यू कर पाते हैं। वेरेज रेगुलर प्लान का डेटा उससे बेहतर है, 15% इन्वेस्टर हैं जो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने एसआईपी का सिस्टम समझा, एसआईपी का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म टिकना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल कंपाउंडिंग 10 साल बाद ही स्टार्ट होती है। तो अगर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5-1 साल में निकल लिए, तो उनने तो एसआईपी का कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो फिर आप सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को आपको ये बताएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल 3 म्यूचुअल फंड है, कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है, किस पोर्शन में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अभी फिलहाल 3 म्यूचुअल फंड है, लेकिन गोइंग अहेड अगर आप 10-20 सालों की बात करते हो, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इसका हो सकता है पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाए। एवरी एएमसी विल कम अप विद देयर एथिकल फंड, क्योंकि जैसे जैसे मुसलमान अवेयर हो रहे हैं, उन्हें एथिकल फंड में इन्वेस्ट करना है, शरिया कंप्लाइंट फंड में इन्वेस्ट करना है। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी वो लोग फंड्स लेके आएंगे। तो जब नया एएमसी वाला फंड लाएगा, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कभी मार्केट डाउन है तो कौन सा अच्छा टाइम है जहां पे आपको लमसम डालना चाहिए, कब आपको पैसा निकालना चाहिए। मान लेते हैं आपने किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और अब समझो नेक्स्ट ईयर आपका गोल अचीव होने वाला है, आप 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है नहीं यार अभी यहाँ से तो मार्केट और बढ़नी है, तो हम बोलेंगे ठीक है यार, रख लो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट रख लो, सही रहेगा। और हमें लगता है नहीं नहीं यार अभी तो मार्केट ओवर हो गई है, क्या पता गिर जाए, तो हो सकता है हम आपको ये सजेस्ट करें कि पैसा आप निकाल लो। तो इस तरीके से मतलब थ्रू आउट दिस जर्नी आपको जो भी गाइडेंस लगेगी, जो भी मोटिवेशन लगेगा,
वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हम आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा एक ग्रुप है, कौन बनेगा करोड़पति, उस ग्रुप में आपको ऐड करेंगे एंड थ्रू आउट दिस जर्नी कंटिन्यूअसली आपको गाइडेंस वगैरह, नॉलेज वगैरह मिलता रहेगा। अगर सच में दोस्तों बोलूँ ना मैं, तो ये जो 1% है ना, जो एक्सपेंस रेशियो में फर्क आ रहा है डायरेक्ट रेगुलर में, इससे ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज के दौर में अगर टाटा एथिकल फंड का एयूएम में बोलूं तो 3600 करोड़ के आसपास है एंड टॉरस एथिकल फंड का 360 करोड़ के आसपास है। मतलब टाटा एथिकल फंड टॉरस एथिकल फंड से 10 गुना बड़ा है। मतलब हर कोई जो मुसलमान 10 लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 9 लोग टाटा एथिकल में करते होंगे, सिर्फ एक आदमी टॉरस एथिकल में करता होगा। लेकिन आपको पता है टॉरस और टाटा में रिटर्न में कितना डिफरेंस है? पिछले 3 सालों में टॉरस ने ना टाटा से 10% ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको ये राय भी दी होती कि भाई थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, 100% नहीं, 100 में से लेट से 10 20 30 रुपए भी आपने अगर टॉरस में लगा दिया, ठीक है, तो सोचो जो आपने 1% जो अपने एक एडवाइजर को दिया रहेगा, उससे तो कहीं ज्यादा आपने यहाँ पे कमा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू से हमारा ज्यादा एक्सपोजर ना टॉरस में है टाटा से ज्यादा। बट खैर वो तो चेंज होता रहता है, उसको कोई रिकमेंडेशन ना मानो, डिपेंड करता है, हर 3 महीने 6 महीने में पोर्टफोलियो वगैरह रिव्यू करते रहते हैं एंड जिसमें हमें लगता है बेहतर, उसमें हम लोग एक्सपोजर वगैरह अपना बढ़ाते रहते हैं। इनफैक्ट हमने तो क्वांटम में भी काफी एग्रेसिव पोजीशन ले रखी है, बिकॉज वो फंड भी रिसेंटली अच्छा कर रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है, इसको रिकमेंडेशन ना लो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज के हिसाब से चेंज होता रहता है। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर पे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी साहब का भी एक वीडियो है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि आपको रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। जनरली दोस्तों मेरा ऐसा कहना होता है ना कि हमारा जो काम है ना, वो पर्सनल ट्रेनर का काम है। पर्सनल ट्रेनर में का काम क्या होता है कि जिम आपने ही आना है, डंबल आपने ही मारना है। हमारा बस काम होता है कि आपको गाइड करना, मोटिवेट करना, सो दैट अगर आप 12 रिपीटेशन लगा पा रहे थे, तो एक्स्ट्रा पुश देके हम 13 या 14 रिपीटेशन आपसे लगा ले। तो उस जो एक्स्ट्रा जो इफेक्ट है ना, वो आपकी जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। और वैसे ही जो एक्स्ट्रा इफेक्ट हम लोग यहाँ पे आपको देंगे ना, वो आपकी जर्नी को बहुत ज्यादा पुश करेगा और आपकी वेल्थ क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि फरहान भाई फिर क्या पर्सनल ट्रेनर के बिना बॉडी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है ना, बहुत सारे लोग बिना इसके भी बनाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, पर्सनल ट्रेनर रहता है तो अलग मोटिवेशन, अलग गाइडेंस रहती है एंड इस जर्नी को कंप्लीट करने में आसानी होती है। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं पहले जिम जाया करता था, पिछले 6 7 महीने से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और जब मैं जिम जाया करता था ना, तो मैं आराम से 100 किलो के आसपास का स्क्वाट कर लेता था। अब 6 7 महीने का गैप हो गया, पिछले 1 महीने से मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्रेनर हायर नहीं किया, क्योंकि मैं ये देख रहा था यार पहले अपना शेड्यूल तो फिक्स हो जाए। एक बार अपना शेड्यूल बैठेगा उसके बाद देखेंगे, हायर कर लेंगे ट्रेनर को। तो 1 महीना मैं गया, 60 70 किलो का स्क्वाट मार पा रहा था, उससे ज्यादा नहीं, मतलब डर लग रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, मन नहीं कर रहा था। और जिस दिन मैंने पर्सनल ट्रेनर हायर किया ना, 120 किलो का मैंने स्क्वाट मार लिया। और उस पूरे 120 किलो के स्क्वाट में मेरे ट्रेनर ने क्या किया? कुछ नहीं, बस पीछे ठहरा था, है ना, तू बस मार, मैं पीछे ठहरा हूं, कुछ रहेगा तो मैं देख लूंगा, है ना। तो भाई यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ इस पूरी जर्नी में कोई है जो बस बोलता है मैं हूं ना, तू कर, मैं हूं ना, तो यही अपने आप में काफी है। और समझिए ना कि चलिए अगर आप एक अच्छी खासी एसआईपी करते हैं, 10 20 हजार की एसआईपी करते हैं, लॉन्ग रन में चलते हैं, 20 25 सालों में आपके आराम से 10 करोड़ के आसपास तो आराम से बन जाएंगे। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 करोड़ बने, 9 करोड़ बने, 11 करोड़ बने, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। इंपॉर्टेंट ये है कि उस जर्नी को आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। और इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे न्यूज फ्लोज वगैरह आएंगे, और इस पे आपको टिकाए रखने का काम एक डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर का होता है। तो फिर फरहान भाई ज्यादातर लोग तो अगर यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर हमको क्या लेना चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं। उसको ऐसा क्यों? देखिए सिंपल सा बात है, मुझ जैसे एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने होंगे सोशल मीडिया पे? गिनती के भी नहीं है, ठीक है। और अगर इन्फ्लुएंसर की बात करूं या यूट्यूबर की बात करूं, लाखों से हैं। तो अगर कोई आपको आके बोल दे कि भाई 10 हजार की एसआईपी 15 साल के लिए कर, तेरे 1 करोड़ बनेंगे, अगर ये बोल दे, तो वो अगले दिन क्या बोलेगा? तो जो यूट्यूबर है उसको अगर कुछ बोलना है, रोज ही बोलना है, तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहेगा ना। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए और सही तरीके से, सही एडवाइस के साथ प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। उस पर टिके रहोगे तभी गोल अचीव होने का चांसेस है। फरहान भाई समझ तो आती है आपकी बात, मिशन भी आपका बहुत अच्छा है कि एक इनिशिएटिव आपका इंटरेस्ट फ्री सिस्टम की तरफ लोगों को आप गाइड कर रहे हो कि आप इंटरेस्ट से बचो। तो फिर यार ये सब में फीस कहाँ से आ जाती है, पैसा कहाँ से आ जाता है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें सिर्फ बिजनेस करना होता तो मैंने जैसे आपको बताया, आज के दौर में 2500 से ऊपर स्कीम से म्यूचुअल फंड की। लेकिन हम किसको प्रमोट करते हैं? सिर्फ 3 स्कीम को प्रमोट करते हैं जो कि एथिकल है, ठीक है। और जो 2500 स्कीम है उनका टोटल एयूएम 70 लाख करोड़ का है, और ये जो 3 एथिकल स्कीम है ना, वो मुश्किल से 4000 करोड़ भी नहीं है। तो अगर सिर्फ बिजनेस करना होता तो हम तो सब स्कीम को प्रमोट करते हैं।
उससे हमारी इनकम आज शायद हम लोग यहाँ से 10 15 20 गुना हो जाती, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स भी बहुत सारे ऐसे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो 20 25 30 गुना हमारी इनकम बढ़ गई होती। लेकिन सिर्फ इनकम करना दोस्तों हमारा एक काम नहीं है, हमने ना एक ये मिशन हाथ में लिया है। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आप भी कुछ लोगों को हमारे पास रेफर करो, शरिया वेल्थ में आप रेफर करो, क्या करोगे आप अपने आजू बाजू वालों को 2 लोग को बोलोगे, 3 लोग को बोलोगे, 5 लोग को बोलोगे, बस इतना ही है ना, है ना? तो हमारे को दोस्तों इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यूअसली हमें भी पैसे की जरूरत है, गाइडेंस, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, हमें अपनी टीम चलानी है, टेक मैनेज करना है, हमें अपना वक्त देना है और इस मिशन को ऊपर ले जाना है। एंड चैरिटी इज नॉट स्केलेबल, तो हमारे पास कुछ ना कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि अंबानी तो हम है नहीं, तो कुछ ना कुछ हमारे पास भी सोर्स होना चाहिए, सो दैट हम लोग इस मिशन को फंड कर सके और अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए मैं आपको इन्वाइट करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए और इंशाल्लाह अपने जो भी गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। बात तो सही है फरहान भाई, लेकिन अगर ये पूरा सुनने के बाद भी अगर हम आपके साथ नहीं जुड़ के हम लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते तो देखिए आपकी मर्जी, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल टाटा टोरस क्वांटम की वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐप है जो डायरेक्ट प्लान प्रोवाइड करते हैं जैसे ग्रो वगैरह, उनके थ्रू कर सकते हैं। रेगुलर प्लान में अगर आप आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप नहीं इन्वेस्ट करते हो हमारे साथ तो भी हम ठीक है, कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है। हमारा काम था आपको एक सही राय देना, एक प्रॉपर गाइडेंस देना, उसके बाद आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद ना, देखिए अगर मैं आपको बोलूं 10,000 की एसआईपी कर ले, तो सबके लिए इतना तुरंत में पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्लानिंग रहती है। तो हो सकता है इस पे वो सोचेंगे, हो सकता है 4-5 साल बाद, 4-5 महीने बात करेंगे या कुछ टाइम बात करेंगे, लेकिन हाँ, यहां से मैंने आपको एक राह दे दी है, एक बीज बो दिया है। आप इस पे और सर्च करो, है ना, और इस पे ढूंढो और उसके बाद कभी ना कभी तो इन्वेस्ट करो। हमारे साथ करना है तो हमारे साथ करो, हमारे साथ नहीं करना तो कोई बात नहीं, हमको दुआ में याद रखो, बस हमारे लिए उतना ही काफी है। अगर आप हमारा सुन के इंटरेस्ट से बचते हैं और सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए उतना ही काफी है। मार्क ट्वेन ने ना एक बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली है, इफ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड एंड इफ यू रीड न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। मतलब आजकल जितना ये जो न्यूज फ्लो सोशल मीडिया जितना आप लोग को नॉलेज दे रहा है ना, उससे ज्यादा आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। आपके और आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बीच में ना सिर्फ ये सोशल मीडिया आगे चल के आने वाला है। जब स्टार्टिंग फेज में ना सिर्फ एक प्रिंट मीडिया हुआ करता था जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, वो ठीक था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया जिसमें टीवी वगैरह, वो भी ठीक था। उसमें जो भी कंसेप्ट जो लोग आ रहे हैं वो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, नॉलेजेबल लोग हैं। और उसके बाद एक जो सबसे खतरनाक चीज आई है ना मार्केट में, वो सोशल मीडिया। और थैंक्स टू मुकेश अंबानी, ये सोशल मीडिया, मुकेश अंबानी जी ने एक छोटा सा पॉकेट साइज डायनामाइट सबके जेब में दे दिया है जियो के चक्कर में, जो इंटरनेट अपने पास आया है। तो सोशल मीडिया दोस्तों बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं और रोज इनको कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे। वहां पे रशिया यूक्रेन की वॉर हो जाती है, कभी ईरान इसराइल की वॉर हो जाती है, कभी आपका क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, कभी रिसेशन की बात होती है, कभी इन्फ्लेशन की बात होती है, कभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती है। तो आने वाले सालों में ना ये सब चीजें होती रहेंगी, पहले भी हुई थी, आगे भी होगी। लेकिन अगर आप अपनी इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में टिके रहे, डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते रहे और अपने आप को लॉन्ग टर्म का होराइजन दिया, एंड इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचो क्या कर क्या रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मत सोचो। जब आप डे वन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके पहले सोचो आपने पैसा क्यों लगा रहे हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पैसा मेरे को लेट से इतना मेरे को वेल्थ बनाना है उसके लिए लगा रहा हूं, ठीक है, या मेरी बच्ची की शादी करने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, हज के लिए लगा रहा हूँ, रिटायरमेंट के लिए लगा रहा हूँ, एक गोल सेट करो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करो। और एक बार वो गोल सेट हुआ ना, उसके बाद जितना सोशल मीडिया से कट डाउन करोगे ना बेहतर रहेगा। क्यों, आप इक्विटी में सुकून से लगे हो और इक्विटी में किसी के सुनने पे पैसा लगाए थे, ठीक है, और जिसके सुनने पे लगाए थे वो 2 दिन बाद आके बोलेगा अब इक्विटी ना बहुत महंगी हो गई उसको बेच दो, अभी आज क्या लेना चाहिए, बोले गोल्ड लेना चाहिए, ठीक है। फिर जब आपने उसके सुनने पे गोल्ड लिया कुछ दिन बाद आके बोलेगा वो कि रियल एस्टेट लेना चाहिए। तो इस तरीके से ना कंपाउंडिंग इफेक्ट करेगी और जितना लंबा टिकोगे उतना बनेगा, और जितना इन सब चीजों से दूर रहोगे आपका पैसा बनने का पूरा चांस है। गोल बनाओ और उसी के तहत इन्वेस्ट करो, ये दोस्तों मेरी आपके लिए फाइनल एडवाइस होगी। रिमेंबर, शरिया बिफोर एवरीथिंग। अपने जो हलाल की मेहनत की कमाई है उसको गलत जगह पे लगा के बर्बाद मत करो, इंटरेस्ट में इन्वॉल्व मत करो, सही जगह इन्वेस्ट करो, सही तरीके से अपने गोल को अचीव करो और हलाल वेल्थ क्रिएट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि दोस्तों ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि एक मुसलमानों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट वो इंटरेस्ट से बचे, प्रॉपर अपनी प्लानिंग करे। और अगर आपकी वजह से, अगर सोचिए कि कुछ लोग इंटरेस्ट से बच जाते हैं, जो छोड़िए एक भी इंसान अगर इंटरेस्ट से बच जाता है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आखिरत में एक
एक बहुत अच्छा अजर आपको ज़रूर देगा और शरिया वेल्थ में हमारा मकसद ये दोस्तों है कि हमारी दुनिया भी बने और हमारी आखिरत भी बने। अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।